जय जिनेंद्र। मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवांशी मालानी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वैसे तो शिवांशी मालानी हमेशा इस प्रयास पर रहती है कि वो समाज के अलग अलग जो भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने लेके आए। और आज भी हम इस प्रयास में हैं कि जो एक महत्वपूर्ण समस्या या मैं कहूं महत्वपूर्ण चर्चा जो हमें करनी है उसको आप सबके लिए आप सबके सामने लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे जैनत्व के रिगार्डिंग मिलने वाले माइनॉरिटीज या मैं अल्पसंख्यक समुदाय के विषय में। तो उस रिगार्डिंग हम आज चर्चा करने वाले हैं और हम जानेंगे कि अल्पसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक से मिलने वाले हमें कौन कौन से फायदे हैं और अल्पसंख्यक की जो गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाएं हैं उनसे हम कैसे बेनिफिट ले सकें। और उसके रिगार्डिंग हम काफी महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हमारे अलग अलग हमारे विशेषज्ञ से। आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ा है, मैं कहूं तो वो एकदम राइट पर्सन है इस विषय पे चर्चा करने के। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं निरंजन जी जैन। तो मैं एक बार शिवांशी मालानी की तरफ से उनका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत है निरंजन जी। थैंक यू। वैसे तो श्री निरंजन जी भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर भी हैं। मैं ये वेबिनार और सवालों शुरू करूं उसके पहले निरंजन जी का एक छोटा सा आपको परिचय दे रहा हूं। निरंजन जी ने एमए की अभ्यास किया और एमए पूर्ण करने के बाद आप अलग अलग कई कंपनियों में अलग अलग हाई लेवल की पोस्ट पर रहे और काफी अनुभव प्राप्त किया। आप बीजीएस से जुड़े हुए हैं, बीजीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप सदस्य हैं। बीजीएस का एक बहुत ही मोटो है कि जितनी भी जैन माइनॉरिटीज के बेनिफिट हैं उनका प्रचार प्रसार करें और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम करें ताकि सिर्फ लोगों को ये जानकारी ना मिले कि हमारे कौन कौन से बेनिफिट हैं, बल्कि प्रैक्टिकली भी हम उन बेनिफिट्स को कैसे उठा सकते हैं उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होती है। और उनके लिए उन्होंने एक अलग यूनिट बनाया हुआ है और उस यूनिट के हेड है निरंजन जी। तो मैं स्वागत करता हूं निरंजन जी का पुनः एक बार। निरंजन जी सिर्फ खाली जैन माइनॉरिटी के रिगार्डिंग नहीं, आप एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो कि अब उद्यम के नाम से जाना जाता है उसके भी बहुत कुछ रिसर्च कर चुके हैं और उनमें हमारे व्यावसायिक जो प्रॉब्लम्स होती है जैनों को उनके रिगार्डिंग भी आपने काफी रिसर्च की है। तो हम ट्राई करेंगे आगे भी हम निरंजन जी की जो बेनिफिट से जो उनकी बातें हैं वो एमएसएमई में हम लेंगे। अभी फिलहाल हम उनको जैन माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग जो हमारा चर्चा का विषय है उस पर ही सीमित रख रहे हैं। निरंजन जी, इसकी एक मैगजीन आती है वीकली, आप उसके भी संपादक के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप काफी बढ़िया लिखते हैं और आपकी लेखनी अद्भुत है। आपका ये मोटिव भी है कि जितनी भी माइनॉरिटीज की जो अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट की समाज सेवाएं, उनको प्रचार प्रसार कर लोगों तक पहुंचाएं। और आज मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि shivanshimaalani.com भी आपके साथ जुड़ चुका है। shivanshimaalani.com आपके कंधे से कंधा मिलाकर जितनी जैन माइनॉरिटी बेनिफिट्स है उन सब के रिगार्डिंग हम अलग अलग जो भी संस्था जो अलग अलग हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार में आपको पूर्ण सहयोग देंगे। आपके साथ मिलकर पूरा का पूरा इसमें प्रयासरत होंगे। तो ऐसे निस्वार्थ निरंजन जी का एक बार पुनः शिवांशी मालानी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। थैंक यू। दोस्तों, आज का वेबिनार मैं शुरू करूं उसके पहले कुछ चीजें, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बताया कि अल्पसंख्यक क्या होता है। हम माइनॉरिटीज का दर्जा हमें मिल गया, हमें माइनॉरिटी के बेनिफिट्स अब मिलेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक होता क्या है हम पहले वो जानते हैं निरंजन जी से। अरुण जी, अल्पसंख्यक शब्द जो है ये हमारे संविधान से आया है। देखिए, इस विश्व में लगभग 225 के आसपास, टेंटेटिव बता रहा हूं, देश हैं पूरे विश्व में। और वहां पर अलग अलग की व्यवस्थाएं भी होती हैं। कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं प्रजातंत्र है, कहीं किंगडम है, राजा है, वहां पर अलग अलग है। लेकिन सरकार कोई भी हो, किसी भी शासन प्रणाली की हो, उनका जो दायित्व है
वो उसके उस देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। और अल्पसंख्यक विषय जो संविधान से निकल कर आया, उसका उद्देश्य भी ये था कि इस जो भी डिक्लेयर किए जाएंगे आने वाले समय में अल्पसंख्यक समुदाय, उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था या गारंटी सरकार ले, ये अल्पसंख्यकता है। अल्पसंख्यक विषय को बहुत ज्यादा भ्रमित या कहीं कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम समझें तो जितने भी प्रावधान इस तरीके के संविधान में किए गए, मूल रूप से दो प्रावधान किए गए। एक जो बहुत ही पॉपुलर है वो रिजर्वेशन का प्रावधान है, और दूसरा अल्पसंख्यकता का है। रिजर्वेशन जाति के आधार पर है, जो बहुत कॉमनली हम जानते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज को दिया हुआ है, उन्हें रिजर्वेशंस भी हैं। रिजर्वेशंस के साथ उनके लिए और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प के या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। इसी तरीके का दूसरा प्रावधान जो रिजर्वेशन में नहीं थे या उस कैटेगरी में नहीं थे, या वो जाति आधारित रिजर्वेशन है और अल्पसंख्यकता है, वो धार्मिक आधार पर दी हुई है। कुछ ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार को यह अधिकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्हें यह अधिकार है कि उनके राज्य के ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को वो मान्यता दे अल्पसंख्यक समुदाय, और उसके तहत जितने भी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो सकता है, चाहे वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक अपलिफ्टमेंट है, उसके लिए सरकार काम करे। इसका जो अल्पसंख्यकता का जो मूल मोटो है या उसकी जो मूल भावना है, वो मैंने आपके सामने रखी। निरंजन जी, इसका मतलब ये कि अल्पसंख्यकता का जब दर्जा मिलता है, क्या जितनी भी हमके संख्या में जो भी धार्मिक जाति कम है, क्या उन सबको ये दर्जा मिलता है या कोई स्पेशल कैटेगरी होती है उन्हीं को ये दर्जा मिलता है? जी, आपके प्रश्न में दो बातें सामने आ रही है कि एक तो दर्जा किसे मिलेगा और मतलब किनको मिलेगा। दो प्रश्न हैं। तो देखिए, अल्पसंख्यक में दो शब्द हैं, संख्या में अल्प होना। अल्पसंख्यक शब्द के अंदर संधि विच्छेद करें तो अल्प और संख्या। तो ऐसे धार्मिक समुदाय जो संख्या में अल्प हैं, वो जो है सरकार चाहे, ऐसा नहीं है कि हम ये क्लेम कर दें कि हमारी संख्या कम है इसलिए हमको माइनॉरिटी का दर्जा दो। ऐसा क्लेम हम नहीं कर सकते, ऐसा अधिकार संविधान ने हमको नहीं दिया है। लेकिन यदि सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर वो उचित लगता है उनको और योग्य लगता है, तो वो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को जो अल्प है संख्या में, उनको ये दर्जा दे सकते हैं। निरंजन जी, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना जरूरी है। जो उनकी योजना होगी, उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई राज्य सरकार की योजना है तो राज्य सरकार ने हमें दर्जा दिया होना चाहिए, और अगर केंद्र सरकार की कोई योजना है तो केंद्र सरकार ने दर्जा दिया होना चाहिए। जी देखिए, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब भी है। इसे समझना जैन समाज के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने दर्जा दिया इसलिए राज्य सरकार को दर्जा देना ही पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल कि यदि पूर्वी राज्यों की तरफ हम जाएं, से ऊपर केंद्र सरकार ने तो दर्जा दे दिया जैन समाज को, लेकिन वहां अल्पसंख्यक जैन समाज है ही नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं कि वहां पर प्रेजेंस ही नहीं है हमारी, तो वहां पर दर्जा देने का प्रश्न नहीं होता है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार ने ये दर्जा किसी अल्पसंख्यक समुदाय को दिया, जरूरी नहीं है कि दिया, लेकिन राज्य सरकार जो है वो दर्जा दे सकती है। और जैन समाज के केस में ऐसा हुआ है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, 27 जनवरी 2014 को जैन समाज को केंद्र सरकार ने यह दर्जा दिया। लेकिन यदि आप रिकॉर्ड देखें तो 2001 से राज्य सरकारों ने वो दर्जा देना शुरू किया। तो ये जो है, ये राज्य सरकार की जो जनसंख्या है, जिसे डेमोग्राफिक बेस कहते हैं, उसके आधार पर राज्य सरकारों को यह अधिकार है, क्योंकि राज्य सरकारें अपना अधिनियम बनाती है। उनका राज्य सरकारों का अपना अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है और केंद्र सरकार का भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नियम है। उसके तहत प्रोविजंस हैं, प्रावधान है। वो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को यदि योग्य समझती है तो वो दर्जा दे सकती है। तो एक चीज तो ये भी है कि राज्य सरकार दर्जा दे सकती है, केंद्र सरकार ने भले न दिया हो, और केंद्र सरकार ने दे दिया है
उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार वो दर्जा दे किसी अल्पसंख्यक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक अल्पसंख्यक समुदाय को। अभी राज्य सरकारों की अगर गिनती करें तो 17 राज्यों ने जैन समाज को ये दर्जा दिया हुआ है, और 27 जनवरी 2014 के पहले 14 राज्य ऑलरेडी जैन समाज को ये दर्जा दे चुके थे, और 3 राज्य ऐसे हैं, क्योंकि एक राज्य तो शायद तेलंगाना बाद में बना, तो तेलंगाना ने दिया, दूसरा चेन्नई तमिलनाडु ने नहीं दिया हुआ था, तो 2014 जुलाई में तमिलनाडु ने दिया, और सबसे लास्ट में गुजरात ने ये दर्जा जैन समाज को दिया। इसके अतिरिक्त 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पहले राइट फ्रॉम 2001 टू 2014 ये दर्जा उन्होंने जैन समाज को दिया हुआ है, और उसके लाभ भी, यदि कुछ स्कीम्स हैं, लाभों, सरकारों की जो योजनाएं होती हैं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, तो उसका लाभ जैन समाज कहीं ना कहीं कम ज्यादा अवस्था में या मात्रा में ले भी रहा था। जी निरंजन जी, अगर ये जानना हो कि किन किन राज्य सरकारों ने बेनिफिट दिया हुआ है अभी तक हमें, तो उसकी कोई गवर्नमेंट की कोई लिस्ट या वेबसाइट से जान सकते हैं? कि अभी तो आपने क्लियर कर दिया गुजरात ने दिया है, तेलंगाना दिया है, लेकिन क्या अभी भी ऐसे कोई स्टेट है जिन्होंने हमें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया हुआ? जी हाँ, ऐसे राज्यों में, बड़े राज्यों की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे दिया हुआ है, और जहाँ जैन समाज बड़ी तादाद में रहता है। ये बहुत जरूरी है। बाकी काफी 14 राज्यों ने दिया है, तो जहाँ मूलतः जैन समाज रहता है वो 90% जैन समाज उसमें कवर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर जैसे कहते हैं ना कि जो स्प्रेडेड वे में अगर जैन समाज कहीं भी रह रहा है, जैसे आसाम में तो दर्जा दिया हुआ है आसाम ने, और आसाम में जैन समाज भी बहुत बड़ी संख्या में रहता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ ये दर्जा नहीं मिला है। वहाँ अभी जैसे केरल है, केरल के अंदर कुछ शहर ऐसे हैं कि वहाँ जैन समाज है, लेकिन वहाँ ये दर्जा नहीं दिया हुआ है, जबकि तमिलनाडु ने जैन समाज को अल्पसंख्यकता का दर्जा दिया हुआ है। तो ऐसे कुछ राज्य हैं, और उनके लिए हमें दर्जा मांगने की जरूरत है, चाहे वहाँ कम है पॉपुलेशन, लेकिन दर्जा मांगना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल, अभी इस कार्यक्रम के पहले 6 बजे से मेरा माइनॉरिटी पर ही वेबिनार जम्मू एंड कश्मीर के लिए था। वहां पर आप कहेंगे वहां कितना जैन समाज है, तो मुश्किल से 2,500-3 हजार की कुल पॉपुलेशन है जैन समाज की, क्योंकि जो श्रीनगर रीजन है उसके अंदर तो जो है, जो वैली रीजन है उसमें जैन समाज के लोग हैं भी नहीं, 1 या 2 घर हैं जो नौकरी वाले हैं। लेकिन जम्मू में कुछ लोग स्थायी तौर पर रहते हैं, और वो भी जम्मू शहर, मेनली जम्मू शहर में रहते हैं। आसपास के गांवों के अंदर हो सकता है कि कुछ परिवार हो, मेनली जम्मू में है, तो 2,000 की उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन वो ये दर्जा सरकार से मांग सकते हैं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और हमको जम्मू कश्मीर सरकार ये दर्जा दे। ये उनका मतलब मांग रख सकते हैं, अधिकार के रूप में नहीं, लेकिन मांग तो कर ही सकते हैं, और करनी भी चाहिए। जितने भी हमारे जैन संगठन है उनको भी आगे आना चाहिए। अगर उनके स्टेट में माइनॉरिटी का दर्जा उन्हें नहीं दिया है, तो ये हमारी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम आगे आए और सरकारों से ये अधिकार लें। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये एक हमारा अधिकार है। माइनॉरिटी कई बार ये बड़ा सा खैरात है, तो ये नहीं है दोस्तों। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, यानी जहां संख्या में कम है। अभी तक केंद्र ने सिर्फ 6 जातियों को, जो की संख्या में कम है, उनको ये अधिकार दिया, उनमें जैन एक है। तो ये हमारा अधिकार है, हमें मांगना है। और जो भी स्टेट की योजनाएं होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट से भी अपन ये योजनाएं अधिकार ये मांगना चाहिए, अगर कोई स्टेट में नहीं है तो। हालांकि जो हमारी मेजर है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, उन्होंने ऑलरेडी हमें माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निरंजन जी, कई बार बच्चे या जो विद्यार्थी है वो ये सोचते हैं कि अब हमें रिजर्वेशन मिलेगा, अब हम जब पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, तो हमारे लिए कुछ सीटें रिजर्व होगी, कोटा जैसा होता है। तो ये काफी भ्रमित करता है कि रिजर्वेशन और माइनॉरिटी, क्या ये दोनों एक ही है या इन दोनों में कुछ अलगता है? जी, दोनों में अरुण जी बहुत फर्क है। जैसा मैंने कहा था अभी कि कुछ जातियों को रिजर्वेशन दिया गया है संवैधानिक प्रावधानों के तहत, जिसमें शेड्यूल कास्ट हैं और ओबीसीज हैं, इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। और माइनॉरिटीज के लिए किसी तरीके का रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या माता पिता जो हैं इस बात को लेकर भ्रमित हैं और हमसे प्रश्न भी करते हैं कि साहब अपने लिए कितना कोटा है। तो अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो 6 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम्स, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन, ये इनके लिए किसी भी तरीके का
रिजर्वेशन कहीं भी सिस्टम ये, चाहे वो नौकरी हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन नहीं है। जबकि जो दूसरा है, जातिगत जितना लाभ है उनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम है, जो बहुत पॉपुलर भी रहा है, डिस्प्यूट का भी कारण रहा है, और उस पर जो है हर बार हर साल कुछ ना कुछ चर्चाएं होती है। रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैन समाज के लिए एक प्रावधान जरूर हो सकता है जिसमें कुछ रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। आपने प्रश्न किया है तो उसका मैं उत्तर यहीं देना पसंद करूंगा। अभी पिछले साल 2019 में ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया। इसके लिए कानून बना, राज्यों ने अपने अधिनियम बनाए और सभी राज्यों ने उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है। मतलब किसी भी राज्य ने ईडब्ल्यूएस का जो भी सिस्टम उनके यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा करना था अधिनियमों के तहत वो कर दिया है। उसके अंदर स्टेट टू स्टेट कुछ रूल्स रेगुलेशंस में जरूर फर्क है, लेकिन मेनली 10% रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल इज एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी स्टेट, और उसका लाभ जैन समाज ले सकता है क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के लिए है। और आपके लिए सिर्फ 3 कैटेगरीज जो हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज, वो उसमें जनरल कैटेगरी में नहीं आती है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसके अलावा इन 3 कैटेगरीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज, उनको यदि बात कर दें तो देश में जितने भी कैटेगरीज हैं वो सब जनरल कैटेगरी में आती है। और ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का लाभ जो है जनरल केगा, चाहे हम माइनॉरिटी में हैं लेकिन अल्टीमेटली हम जनरल कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं, तो वो लाभ लिया जा सकता है। और जैन समाज को यहाँ समझने की आवश्यकता है। मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा जैन समाज के पार्ट पर कि हम लोग सरकारी योजनाओं को का अध्ययन करने में बहुत पीछे हैं। उनको न तो समझना चाहते हैं और न ही उनको जो है आत्मसात करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर कमेंट हम करते हैं कि साहब हमको क्या लाभ मिल रहा है, ये बेकार है, ऐसा है वैसा है, इस तरीके का कमेंट करके हम जो है अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। उस मानसिकता से हमें कई जरूरत है। ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए, से फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन की बात की। एक बेटा हमारा जो बहुत ब्रिलियंट है और नीट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, लेकिन कट ऑफ में वो 1% से वो कहीं पिछड़ रहा है। तो अगर जो है, अगर हम माइनॉरिटी को कंसीडर करें तो उसको कोई भी जो है लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम ईडब्ल्यूएस को आत्मसात कर लें, समझ लें, हम उसकी जो भी हमको है उसके लिए अप्लाई कर दें, वो सर्टिफिकेट हमारे पास हो, और जब स्टूडेंट अप्लाई करे तो उसमें लिखे कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हूं, तो हो सकता है कि उसको नंबर लग जाए। तो ये चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पर कहीं समाज को संस्थागत स्तर पर कुछ प्रयास करने की जरूरत है। मतलब जब तक संस्थागत स्तर पर प्रयास नहीं होंगे तब तक जो है बात नहीं बनती है। मतलब हमारे यहाँ एक जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो हमारा समाज जो है वो मंदिरों और स्थानकों से कंट्रोल्ड है। वहां पर सामाजिकता के लिए जितना अवकाश चाहिए, स्पेस चाहिए, वो नहीं है, उसकी कमी है। तो ये जो कारण है, उसकी वजह से हमारी जो संस्थागत समाज है वो कहीं भी उसके सदस्यों के प्रति जिम्मेवार या अकाउंटेबल बनने की कोशिश नहीं करता है सामाजिकता के संदर्भ में। वो एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है। अगर हम इससे कहीं बाहर निकल सके तो निश्चित रूप से समाज के जो सदस्य हैं वो लाभान्वित। बहुत बढ़िया निरंजन जी, मैं आपकी बात से एक बात थोड़ा समझ कर देता हूं कि रिजर्वेशन और माइनॉरिटी दर्जा ये दोनों अलग चीजें हैं। पहले तो आप भ्रमित ना हो कि हमें माइनॉरिटी रिजर्वेशन मिला है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो माइनॉरिटी के लिए अलग अलग योजना है, हम उन योजनाओं लेने के लिए हम एकदम एलिजिबल, पर उन एलिजिबिलिटी के लिए भी हमें हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे पेपर्स, हमें उन पर भी वर्क करना है। और वही बात निरंजन जी कह रहे हैं कि अब हमें संस्थागत तौर पर इन्हें आगे लाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निरंजन जी, जब हमें माइनॉरिटी दर्जा मिला था तब एक तबक्का ऐसा भी था जो इसके विरोध में, देखिए हर कोई चाहता है कि हमें बेनिफिट मिले गवर्नमेंट के, लेकिन एक तबक्का ऐसा भी था जो इसके विरोध में था, जिन्होंने शायद कई बातें भी कही थी कि जैनों को ये बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, हम एक सशक्त समाज है, हमें छोड़ देना चाहिए। तो आप
एज अ बीजीएम कार्यकर्ता या एज अ एक्सपर्ट अल्पसंख्यक इन बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। माइनॉरिटी का जो दर्जा है उसको लेकर जैन समाज में बहुत भ्रम की स्थितियां रही और वो आज भी कुछ हद तक कायम है। कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन आत्मसात नहीं किया है। तो ये भ्रम की स्थितियां क्यों बनी, इसका विरोध क्यों हुआ, पहले वो समझने की जरूरत है। और क्या वास्तविकता क्या थी, ये लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, उस पर समझते हैं। पहले ये कि इसका विरोध क्यों हुआ, पहले वो समझ लें। देखिए, पिछले 30-35 सालों से जैन समाज के संत और कुछ जो है सामाजिक लीडर्स वो ये प्रयास करते रहे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि हमें माइनॉरिटी का दर्जा मिले। लेकिन एक दूसरा वर्ग ऐसा रहा जिसमें साधु संत भी थे राष्ट्रीय स्तर के और सामाजिक लीडर भी थे जो इसका विरोध करते थे। पहले हम ये समझे हैं कि इसका विरोध क्यों करते थे। तो जो कारण सामने आ रहे हैं उसके दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि साहब हमारा समाज तो जो है देने वाला समाज है, हमारा हाथ तो हमेशा ऐसा रहता है, हम ये ऐसा हाथ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं लेंगे भले वो सरकार ही दे रही है, और हम जो है बहुत सक्षम समाज के लोग हैं इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस तरीके का जो है वो लिया गया, स्टैंड लिया गया। और दूसरा स्टैंड इसलिए लिया गया कि सब ये अगर हम माइनॉरिटी का दर्जा लेते हैं तो हम उन लोगों के साथ खड़े कर दिए जाएंगे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और ओबीसीज हैं। वो हमारी जो है सांस्कृतिक विरासत के बहुत विरुद्ध होगा, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हमारा एक अपना स्टेटस है जैन समाज का, नो डाउट। जैन समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध समाज आज नहीं वर्षों से रहा है, शताब्दियों से रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा स्टेटस जो है वो बदल जाएगा। ये दो भ्रम की स्थितियां रही। मित्रों, इसको पहले क्लेरिफाई करने की जरूरत है। आज जितने भी श्रोता यहाँ मौजूद हैं, जैसा आपने कहा कि फेसबुक के माध्यम से हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं जैन समाज के लोग, मैं उनका भी अभिवादन बीजेएस की तरफ से करना चाहता हूं। मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और उन्हें ये मैसेज भी देना चाहता हूं और उनसे एक प्रश्न भी करना चाहता हूं जो अरुण जी ने प्रश्न किया कि भ्रम की स्थितियां क्यों बनी, इसका विरोध क्यों हुआ। तो मैं आपसे ही एक प्रश्न करूं कि 2014 में जनवरी में हमें ये दर्जा मिला और राज्य सरकारों ने तो 2001 से देना शुरू किया। कभी आपको ऐसा लगा क्या कि हमारी सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आया? ऑफ कोर्स नहीं आया। तो ये जो है एक गलत धारणा थी जिसको आधार बनाकर इसका विरोध किया गया कि हम माइनॉरिटी नहीं लेंगे। दूसरा प्रश्न वो जो है समाज की समृद्धता को लेकर कि इट्स ए वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी इन द कंट्री एंड वी नीड नॉट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सर्वाइव। ये जो है प्रश्न सामने आया, लेकिन वास्तविकता क्या है वो समझें। पहले तो अल्पसंख्यकता की जो मूल भावना है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन की, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसे इन समुदायों के ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं और जिनका अपलिफ्टमेंट चाहे वो सोशल हो, एजुकेशनल हो या इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो, वो सरकार की जवाबदारी है, उसके तहत जो है होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हमारी यहाँ संस्थागत स्तर पर समाज में काम नहीं होता है, सामाजिक काम नहीं होता है, तो किसी ने आज तक चारों पंथों के राष्ट्रीय लीडर्स भी इस बात को इवेल्युएट करने में असफल रहे कि हमारी समाज की राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है। मित्रों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना है कि लगभग 30% परिवार पूरे, मैं किसी पर्टिकुलर पंथ की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल पॉकेट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर जैन समाज की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, वो ये है कि 30% परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको सपोर्ट हमारी सामाजिक संस्थाओं द्वारा, सामाजिक संस्थागत स्तर पर, मैं इसको क्लेरिफाई करूंगा कि सामाजिक संस्थागत स्तर पर, क्योंकि कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं कि सर हम तो करते हैं, इंडिविजुअली भी करते हैं, हमारा ट्रस्ट है, हेल्प करता है, नो डाउट करते हैं और वो अभिनंदन के पात्र भी हैं। लेकिन जो समाज है, उसकी जो संस्था है, उसके स्तर पर जो काम सामाजिक होने चाहिए उसके सदस्यों के लिए। और अरुण जी, समाज की जब हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं या उसको समझने का प्रयास करें,
तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समाज का कोई सदस्य मात्र सदस्य नहीं होता है, वो समाज का पार्टनर होता है, भागीदार होता है। तो उसके प्रति जो जवाबदारियां समाज के संस्थागत स्तर पर होनी चाहिए, उसका अभाव रहा, और वो किसी न किसी लेवल पर सरकार करना चाहती है संवैधानिक प्रावधानों के तहत, तो उसमें हमें अवरोध खड़ा होना चाहिए, ये समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि ये प्रावधान मेरे लिए नहीं है, अरुण जी आपके लिए नहीं है, हम शायद हो सकता है कोई लाभ न ले पाए, लेकिन ऐसे जो 30% परिवार हैं, उनको यदि ये समाचार, ये जानकारी कि भैया ये आपके लिए है, ये योजना है, आप इसमें अप्लाई कर दो, मैं जो है इंस्ट्रूमेंटल बनता हूं, आपको मार्गदर्शन दूंगा, जितनी जानकारी मैं आपको दूंगा, मैं ऐसे व्यक्तियों से आपको मिला दूंगा जो आपको पूरी जानकारी दे देगी। जिस दिन ये उत्तरदायित्व की भावना हमारे समाज में आ गई, तो जैन समाज जो है, भले आज हम क्लेम करते हैं कि नंबर 1 समाज है, ये डेफिनेटली इन रियल सेंस नंबर 1 समाज इस देश का हो जाएगा जिस दिन हमारे में ये भावना हो गई कि हमें समाज के लिए काम करना। मित्रों, मैं बहुत दुख के साथ आपको बताना चाहता हूं कि मैं पूरे देश में काम करता हूं। अभी तो वेबिनार में जो है घर पे बैठ के, बेडरूम में बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन जब सब खुला था तो मैं जो है महीने में 15 दिन 10 दिन जो है बाहर रहता था, सेमिनार्स करने के लिए पूरे अलग अलग राज्यों में जाता था। और मैंने बहुत सारी अलग अलग योजनाओं पर, क्योंकि आपने जैसा मेरा परिचय दिया, मैंने एमए किया, मैंने एमए समाजशास्त्र में किया है, और समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं जहां भी जाता हूं वहां की सामाजिक स्थितियां क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, वहां की आर्थिक स्थितियां क्या हैं, शैक्षणिक स्थितियां क्या हैं, इन पर जो है एक मोटा मोटा सर्वेक्षण करना मेरी जो है हॉबी में रहा है। और मैंने ऐसे ऐसे पॉकेट्स देखे हैं, मैं एक उदाहरण जरूर 2-5 मिनट लगेंगे, लेकिन जैन समाज को समझने जैसा है। मित्रों, एक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर एक एरिया है जिसको बुंदेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड जो है उसमें जैन समाज बहुतायत में है, और करीबन मैं एस्टिमेटेड कहूँ तो 3.5-4 लाख की पॉपुलेशन जैन समाज की उस बुंदेलखंड एरिया में है। मित्रों, इतना पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, जैन समाज में भी जो स्थितियां हैं वो बहुत दयनीय है। मैं जब वहाँ काम करता था तो मेरे साथ कुछ बहनें काम करती थी, वो शिक्षिका के मैं वहाँ पर एक दिगंबर समाज की एक संस्था है, उनके साथ मिलकर शिक्षा पर काम करता था, और हमने कुछ बहनों को जो है शिक्षिका के रूप में अपॉइंट किया था। और जब काम करने लगे तो थोड़ा सा जो है जान पहचान बढ़ी, उनसे एक्वेंटेंसी और परिचय हुआ, तो उन्होंने जो है मुझसे कहा कि सर मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे घर में इतना है, 5-6 मेंबर हैं, मेरे सास ससुर हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और हम बहुत तकलीफ में हैं, बच्चों की फीस भी नहीं भर पाते। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? तो बोले मेरे हस्बैंड को जो है 1500 रुपये तनख्वाह मिलती, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, ड्रॉप आउट्स हैं, और उसके बाद किसी भी दुकान पे नौकरी करते हैं, तो 1000, 1500, 2000 की, ये मैं लगभग आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2010-12 की बात बता रहा हूँ। तो ये परिस्थितियां वहां थी। तो मुझे जो है विश्वास नहीं हुआ कि एक परिवार जिसमें 6 लोग हैं और जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ 1500 रुपए महीना है, तो ये हाउ दे सर्वाइव। नेचुरल है, कोई किसी को भी कहेंगे तो वो विश्वास नहीं करेगा। सो आई वांटेड टू वेरीफाई इट। मैंने कहा ये सही भी कह रही है, नहीं कह रही है। तो मैंने जो दूसरी शिक्षिकाएं थी उनसे जो है बातचीत की, तो बोले कि नहीं सर ये बिल्कुल सही कह रही है, यही स्थितियां और परिवारों की ये स्थितियां हैं। तो मैंने एक प्रश्न किया कि फिर आपका घर कैसे चलता है? 1500 रुपए में 6 जने जो है वो क्या खाते हो? तो बोले सर सच्ची बात ये है कि हम लोगों को, हमारे पास बीपीएल का राशन कार्ड है और सरकार से 30 किलो अनाज जो है फ्री मिलता है, बस हमका हमारा गुजारा उससे होता है। जैन समाज की स्थिति का मैं चित्र रख रहा हूं आपके सामने, शायद आपके आंखों से आंसू आ जाए तो जो है मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बात सही तरीके से आपको पहुंचा पाया हूं। जब मैंने ये सुना तो जो है सबसे पहला विचार जो मुझे आया कि ये लोग जो है मात्र पेट भरते हैं, उनके बच्चों ने कभी दूध नहीं पिया, कभी फ्रूट्स नहीं खाए, सब्जियां भी खाते हैं नहीं खाते हैं। जैन समाज की अगर ये स्थिति है तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, और अल्पसंख्यक का ये दर्जा जो है उनको जो है किसी न किसी रूप में हेल्प करता है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये भ्रम
कि नहीं अल्पसंख्यक का दर्जा हमारे लिए नहीं है, ऐसा ना माने, ये हमारे लिए है। इसका लाभ जो है जिन लोगों तक मिलना चाहिए उनको हम सही तरीके तक पहुंचा दें, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। बहुत बढ़िया सर, वाकई में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। और मैं भी शिवांशी मालानी के इस प्लेटफॉर्म से आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आप नहीं चाहते लेना फायदा, आप मत लीजिए, लेकिन जिनको वाकई में इसकी जरूरत है उन तक पहुंचाइए, उन तक आप ये इंफॉर्मेशन भी दीजिए कि ये सुविधा अवेलेबल है, इस तरह से आप ले सकते हैं, तो भी काफी उनकी हेल्प होगी। आप अड़चन मत बनिए उनके अंदर। और माइनॉरिटी कहलाना कहीं भी तरह से खैरात लेने वाला विषय नहीं है। तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा जो अल्पसंख्यक के सुविधा मुहैया कराने का एक संविधानिक तरीका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई संविधान में क्या कहता है। अब मैं एकदम प्रैक्टिकल आता हूं। निरंजन जी, कई क्वेश्चन मुझे भी ये आया अभी कि जैन माइनॉरिटी कार्ड कैसे बनता है, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग अलग हमें कोई कार्ड बनाना पड़ता है, या वो बेनिफिट लेने के लिए हमारे पास कार्ड होना जरूरी है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है अरुण जी। एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि हमारे पास माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट या माइनॉरिटी का कार्ड होगा तो ही हम लाभ ले सकेंगे, अन्यथा लाभ नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो है अवधारणा बहुत भ्रमित सी है। आवश्यक नहीं है कि माइनॉरिटी का कार्ड हो तो ही हमें लाभ मिलेगा। देखिए, मैं पहले केंद्र सरकार की बात करता हूँ, फिर राज्य सरकार की बात करता हूँ, और उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर कार्ड लेना है। तीनों प्रश्न के मैं जवाब आपको देता हूँ। अभी केंद्र सरकार की फिलहाल ये नीति है या ये नियम है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के, चाहे वो विद्यार्थी हो या एनी बेनिफिशियरी इन एनी ऑफ द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, उनको जो है माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट या कार्ड नहीं चाहिए। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अगर एक प्लेन कागज के ऊपर से फॉर एग्जाम्पल के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति योजनाओं में अप्लाई करना है, तो वो एक प्लेन कागज के ऊपर ये लिख के देता है कि मैं जैन हूं और जैन अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हूं, तो वो मान्य कर रखा जाता है। उसके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। ये केंद्र सरकार के आदेश। और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, चाहे वो अन्य योजनाएं भी हैं तो उनमें भी किसी तरीके का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इज नॉट डिमांडेड। तो ये तो हुई केंद्र सरकार की योजना। लेकिन जी, मैं एक बार आपको रुकूंगा। मैं चाहूंगा ये बात आप एक बार पुनः रिपीट करें कि केंद्र सरकार की योजना के जो आपने भी बात बताई, क्योंकि अभी भी मैं जब क्वेश्चन बढ़ रहा था ना, अभी भी ये आ रहा है कि कार्ड रिक्वायरमेंट है, कार्ड कैसे बने। तो मैं चाहता हूं एक बार पुनः आप इस बात को दोहराएं। जी देखिए, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं अल्पसंख्यक समुदायों के अपलिफ्टमेंट के लिए, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या व्यवसाय से संबंधित हो या और कोई योजना हो, चाहे आर्थिक सहायता की योजनाएं हो, वो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती, संचालित है। बराबर है। और उसके लिए केंद्र सरकार के ये नियम है कि किसी भी तरीके का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट या माइनॉरिटी कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है आपकी एप्लीकेशन के साथ। वो जो है एक बेनिफिशियरी सिर्फ प्लेन कागज पर ये सर्टिफाई करेगा कि आई एम जैन, मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है और मैं अल्पसंख्यक 6 समुदायों के जैन समुदाय को बिलोंग करता हूं। उसका एक फॉर्मेट है, नाम भरना है, नीचे सिग्नेचर करना है और जैन को टिक कर देने का है। अगर आप परमिशन देंगे तो, लेकिन मुझे जो है अब वो फॉर्म भी यहाँ मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें 1-2 मिनट लग जाएगा क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। फिर मैं वो सर्टिफिकेट आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो दिखा सकता हूँ। लेकिन अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। हम एक काम करेंगे अरुण जी 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 जी, इसको मैं, इसका जो फॉर्मेट है वो आपको शेयर कर दूंगा अरुण जी, और शिवानी मालन जी के जो भी पदाधिकारी हैं उनको मैं शेयर करूंगा ताकि आप पूरे समुदाय के अंदर उसको शेयर कर दें। और ये जो भ्रम की स्थिति है उससे बाहर निकलने की जरूरत है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कुछ नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल ले सकते हैं। ये हुई केंद्र सरकार की योजनाओं की बात। अब आते हैं हम राज्य सरकारों की योजनाओं पर। राज्य सरकार भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। जैसे छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं, लोन की योजना है, बिजनेस लोन की योजना है, एजुकेशन लोन की योजना है।
इन सब योजनाओं में राज्य सरकारों का अपना एक बजट होता है और कहीं वो हेल्प करते हैं अल्पसंख्यक समुदायों को। अभी प्रश्न ये है कि क्या राज्य सरकार की योजनाओं के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए? तो इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। जो राज्य माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देते हैं वहां तो सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन जो राज्य नहीं देते हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट वो अगेन जो है सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं राजस्थान की बात करूं, क्योंकि आज राजस्थान के ही ज्यादा हमारे श्रोता हैं सब, तो राजस्थान में ई मित्र जो है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ई मित्र के माध्यम से सर्टिफिकेट बनता है। तो राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति की योजना हो, एक बहुत अच्छा नाम याद आ रहा, अनुप्रति योजना जो राज्य सरकार चलाती है विद्यार्थियों के लिए है, तो ऐसी योजनाओं में वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है, महाराष्ट्र नहीं करता है, छत्तीसगढ़ नहीं करता है। तो वहां की जितनी भी अल्पसंख्यक राज्य की योजनाएं हैं उनके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन इज एक्सेप्टेड। तो राज्य सरकार या तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दे रही है या नहीं दे रही है, तो वो जो है सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करती है। अब तीसरा प्रश्न ये है कि सर्टिफिकेट बनवाना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नॉर्मल कोर्स में देखिए पहले तो जो है जैन समाज के किसी भी संस्था से लिखवा के देना पड़ेगा कि भाई ये हमारे समाज का सदस्य है। वो बहुत जरूरी है, कुछ बेस उनको चाहिए तो ताकि वो प्रूव होगा कि ये जैन समाज से है, पहली बात। दूसरा जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हर स्टेट में अलग अलग मांगे जाते हैं, लेकिन मेनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है मांगा जाएगा कि आप मूल निवासी, क्योंकि अल्पसंख्यक योजनाओं में राज्य सरकार के लाभ उसी राज्य के मूल निवासियों के लिए है। अगर मैं राजस्थान का हूं और गुजरात में रहता हूं, मैं गुजरात का मूल निवासी नहीं हूं, तो मुझे गुजरात की अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो योजना है उसका लाभ मैं या मेरे बच्चे नहीं ले पाएंगे। इस तरह की जो है प्रावधान पूरे देश में सब राज्यों के अंदर किए गए। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो कोई और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आपका आधार कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड मांग रहे हैं, इस तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट दो चार हो सकते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, वो सबमिट करने हो। ये डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कहाँ करने पड़ते हैं? मतलब सरकार की कोई कचहरी है या सरकार की? जी जी जी, देखिए मैंने राजस्थान का एग्जांपल दिया तो वो ई मित्र एजेंसी है, वहां करने पड़ेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जहां सर्टिफिकेट इशू अदर देन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, भी बहुत सारे सर्टिफिकेट इशू होते हैं, वो सब तहसीलदार या रेवेन्यू डिपार्टमेंट इशू करता है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो अधिकृत अधिकारी है उसको जो है अप्रोच करना होता है। ये नॉर्मल कोर्स में हमारे यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर तहसीलदार हर तहसील पर होता है। कहीं तहसील बोलते हैं, कहीं तालुका बोलते हैं, लेकिन वो तहसील ही होता है। और हर तहसील में, चाहे एक जिले के अंदर अगर 10 तहसील है तो 10 तहसीलदार हैं, तो वहां पर अप्रोच करके वहां से सर्टिफिकेट अप्लाई किया जा सकता है, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है, उसको भर के वहीं सबमिट करना है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वहां से मार्गदर्शन आ सकता है और उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगाकर वहीं सबमिट करना है। निरंजन जी, वैसे तो आपने क्लियर किया है, लेकिन मैं एक बार फिर भी एग्जाम्पल के जरिए दर्शक को बताना चाहूंगा। जैसे मैं अरुण कानूंगा हूँ, मैं मूलतः राजस्थान निवासी हूँ। राजस्थान में बालोतरा के पास मेरा गांव है, गढ़ सिवाना। मैं मूलतः वहां निवासी हूँ, लेकिन मैं सूरत में बसा हूँ। सूरत में मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, सूरत में मेरे नाम पे, तो क्या मुझे गुजरात में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मिलेगा? जी कायदे से तो नहीं मिलेगा। आप कितने साल से वहां रहते हैं? मैं करीबन 24 साल से गुजरात में रह रहा हूँ। जी, मैं 35 साल से रह रहा हूँ, मेरा नंबर भी अभी नहीं लगा है। देखिए जो डोमिसाइल के जो नियम है गुजरात के, उसमें यह है कि 1978 से जो पहले आकर बसे हैं वो लोग जो हैं एलिजिबल हैं, उसके बाद के नहीं है। तो और उसमें भी ये प्रूफ करना पड़ता है कि अगर सपोज आपका सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 1978 के बाद का है, तो आपके पिताजी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो 1978 के पहले का गुजरात बोर्ड का होना चाहिए, तो ही वो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इस तरीके के भी नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। और ऐसा नहीं है कि 1978 कोई जो है वो सीमांकन नहीं हो गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है वो ड्यूरेशन लिमिट है, कहीं 10 साल भी है, कहीं इससे भी कम है, कहीं जो है ज्यादा है, अलग अलग है। तो वो जिस राज्य का है उस राज्य के लोगों को समझना पड़ेगा कि डोमिसाइल के क्या नियम है, उस नियम के तहत हम एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो वहां से सर्टिफिकेट अगर दे रही है सरकार तो लेना चाहिए। निरंजन जी, अगेन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिली लगेगा आपको,
क्या मैं राजस्थान में अप्लाई कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, भले आप जो है कहीं भी रहते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की योजना जो है वो कोटा बेस होती है, कोटाज होते हैं, बरोबर है। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आप सूरत में पढ़ रहे हैं, मूल निवासी राजस्थान के हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन लगेगी उसका जो कोटा है वो राजस्थान से कवर होगा, गुजरात से नहीं होगा। तो आप जो है अगर मूल निवासी राजस्थान के हैं तो राजस्थान का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन गुजरात की किसी योजना में आपको लाभ लेना है तो वो नहीं मिलेगा। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयर की है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था कि लोगों को एकदम क्लियरिटी आ सके। जी आगे बढ़ता हूँ सर। एक और बेसिक क्वेश्चन ये है, जैसे मैं मेरे नाम के पीछे मेरी सरनेम लगाता हूँ कानूंगा, ये हमें पदवी मिली हुई है, कवाड़ है हमको से, तो कानूंगा लगाता हूँ, कुछ लगाते हैं बंसाली, कुछ, हर एक की गोत्र अलग अलग होती है। तो भी क्या हम जैन माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? या अगर इन सरनेम से हमें कुछ सर्टिफिकेट मिला है माइनॉरिटी का, तो क्या वो वैलिड है? जी, देखिए, माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें धर्म आपका लिखा हुआ होता है। तो उस दृष्टि से यदि मिल गया है, आपका अरुण कानू का लिखा हुआ है और आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो वो तो वैलिड है। लेकिन आपके प्रश्नों में मेरे को बहुत सारे उत्तर देने की जो है वो आवश्यकता पड़ रही है। सबसे पहला तो ये कि जैन समाज में एक मुहिम भी चलाई गई थी कुछ वर्षों के पूर्व, कि आप जैन लिखें अपने नाम के साथ। ये बहुत आवश्यक भी है और इसको हमने आज तक सीरियसली नहीं लिया है। बहुत सारी बातें हैं जो हम सीरियसली लेना ही नहीं चाहते। मित्रों, ये थोड़ा सा बोझिल भी ना हो जाए कार्यक्रम, तो थोड़ा सा पुट ह्यूमर का भी होना चाहिए। मैं जैन समाज की मानसिकता के संदर्भ में मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। मित्रों, हम किसी भी, मैं पहले भी 2 बार कह चुका हूँ आज की इस वेबिनार में, कि हम समझना नहीं चाहते हैं सरकार की योजनाओं का, उनको अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, उनका लाभ लेना तो बहुत दूर की बात है। मित्रों, अभी ये जो केंद्र सरकार है उसका ये निर्धारण था कि हम जो है 2020 तक पूरा देश को इलेक्ट्रिफाइड कर देंगे। वैसे तो ये प्रक्रिया देश स्वतंत्र हुआ जब से चल रही है और अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे पॉकेट्स थे जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। तो एक दिन अखबार में आया कि इस गांव के अंदर अगले महीने लाइट आने वाली है। तो लोग बड़े खुश हुए, इतने बड़े 70 साल से अंधेरे में, तो उनको जो है उन्होंने जश्न मनाया और ढोल नगाड़े लेकर जो है वो सड़कों पे उतर आए और डांस करने लगे। तो एक आदमी ने देखा कि एक कुत्ता भी बहुत खुश हो रहा है, डांस कर रहा है। तो उसने पूछा कि भैया तेरे को क्या, बिजली आ रही है तो तेरे को क्या? तो कुत्ता बोला, क्यों, खंबे नहीं लगेंगे क्या? तो ये स्थिति हमारे, मतलब देश के जानवर भी समझते हैं कि मतलब योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले, और अपन नहीं समझना चाहते हैं। तो ये जो है बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है, इससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अगर निकलते हैं तो निश्चित रूप से समाज के लिए फायदा होगा। निरंजन जी, एक और बेसिक क्वेश्चन है कि अगर बाई चांस जैसे मैं मूल निवासी राजस्थान का हूं और मेरे पास राजस्थान की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि मैं वहां का मूल निवासी हूं, मेरे पास आधार कार्ड या राशन कार्ड वहां का नहीं है, तब उस हालातों में मेरे लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं, देखिए, आधार कार्ड और राशन कार्ड तो बनवाया जा सकता है। आपके पिताजी का सर्टिफिकेट होगा, आपके कोई माताजी का जो है शिक्षा का सर्टिफिकेट होगा, कोई ऐसा प्रूफ होगा जिसके बेस पे बनाया जा सकता है। आधार कार्ड के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, आप कहाँ रह रहे हैं बन जाएगा सर्टिफिकेट, उसमें डोमिसाइल की जरूरत नहीं है ना, वो कहीं भी आप बनवा लीजिए। जैसे मैंने गुजरात में बनवाया है तो मुझे ये तो नहीं पूछा कि आप राजस्थानी हो, है ना सर, दिया गया है, तो वो आधार कार्ड में जरूरत नहीं है। इसी तरीके से राशन कार्ड में भी जरूरत नहीं है, आप जहाँ रह रहे हैं वो रेजिडेंस का प्रूफ आपको देना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अंदर ऐसा नहीं बोला जाता कि आप बिहार के हो तो बिहार से राशन कार्ड लेके आओ, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स तो क्रिएट हो जाते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इजीली हो जाता है। अगर किसी राजस्थान जो मूल निवासी है उसने गुजरात में सर्टिफिकेट लिया हुआ है और वो बेनिफिट ले रहा है, तो क्या उसे आगे जाके कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में? देखिए, एक बार सर्टिफिकेट मिल गया, बहुत लोग लेते हैं, सब अगर कोई भी जुगाड़ करना है तो जुगाड़ हो जाता है हमारे देश के अंदर, ये खास बात है। तो लोग लाभ लेने के लिए लेते हैं और वो लाभ ले भी रहे हैं। लेकिन हम जो है पब्लिकली वो एडवाइस नहीं करते हैं कि कुछ भी गलत काम किया जाए, क्योंकि हम जैन समाज के सदस्य हैं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल को मुझे क्वेश्चन भी वही आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो एटलीस्ट प्रैक्टिकली जाने ये चीज को कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैन माइनॉरिटी के लिए कर्नाटक स्टेट ने क्या माइनॉरिटी दर्जा दिया हुआ है? कर्नाटक स्टेट ने, मैं एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन आया था ये, तो कर्नाटक स्टेट ने क्या दर्जा दिया है
और वहां पे क्या माइनॉरिटी कार्ड बनाना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इसको एग्जाम्पलरी अगर कोई स्टेट है माइनॉरिटी को लेकर तो वो कर्नाटका है। और कर्नाटका में कुछ प्रॉब्लम्स थी जैन समाज को लेकर। देखिए, वहाँ पर ट्रेडिशनली दिगंबर समाज था और वहाँ की दिगंबर समाज की स्थितियां बहुत खराब थी, और उनको जो है, जो वहाँ पर काश्तकार या इस तरीके की जो ओबीसीज के अंदर उनको कवर किया हुआ है, और उनको बहुत वर्षों पूर्व उस कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। जब कर्नाटक ने जैन समाज को माइनॉरिटी का दर्जा दिया तो उसी समाज को दिया, श्वेतंबर समाज को नहीं दिया। इसके लिए हमने पिछले कुछ वर्षों के अंदर काफी फाइट किया। मैं खुद बेंगलोर जो है कमीशन, मिनिस्टर्स और दूसरे लोगों से, हमारे बीजेएस के पदाधिकारियों के साथ कई बार बेंगलोर में जाना हुआ और जो है सारी चर्चाएं हुई। और जो आईएएस ऑफिसर माइनॉरिटी का था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में आईएएस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि जो है ये दिगंबर श्वेतांबर वाला मामला तो आना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। लेकिन क्योंकि वो ओबीसीज का मामला था इसलिए वो क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब पिछले 2 सालों से पोजीशन, 2-3 सालों से एकदम क्लियर हो गई है। श्वेतांबर समाज को भी जो है वो माइनॉरिटी में मान लिया गया है। और एक बात तो ये हुई। दूसरा, वहां पर जितना बड़ा बजट माइनॉरिटी का है कर्नाटक में, किसी अन्य राज्य में नहीं। 1,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है और उनकी बहुत अट्रैक्टिव योजनाएं हैं जिसका लाभ पूरे जैन समाज को अब मिल रहा है। और ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि यदि जैन समाज को वहां पर सामुदायिक भवन बनाना है, जैन समाज को, देखिए, कोई भी ट्रस्ट होगा वही ये सब काम कर सकता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। ट्रस्ट भी पुराना होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा पुराना होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 करोड़ रुपए की ग्रांट है कर्नाटक में, 1 करोड़ रुपीज फॉर पुटिंग सामुदायिक भवन। अगर ये जिला मुख्यालय पे, अगर वो अदर देन जिला हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहां 50 लाख की जो है ग्रांट है। इस तरह की कर्नाटक के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। दूसरा, कर्नाटक सरकार ने जैन समाज के लिए अलग से सर्वे किया हुआ है, उसकी रिपोर्ट पब्लिश की है। और उस रिपोर्ट में एक जगह ये लिखा है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द पीपल और लीडर्स फ्रॉम जैन समाज आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड to grab the benefits being given by Karnataka government। ये रिटन डॉक्यूमेंट है। ये इस तरह की जो स्थितियां हैं जैन समाज में वो बहुत खतरनाक है। सरकार देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते हैं। इससे कहीं बाहर आने की आवश्यकता। निरंजन जी, जो मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है कि हम समझना ही नहीं चाहते। लेने को तो हम तैयार है, हम समझे तो हम अप्लाई करें। बिल्कुल। और बहुत ही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं कहूंगा कि अगर बेंगलोर में भवन बनाने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट मिल रही है ग्रांट और हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत दुखद बात होगी। आगे बढ़ते हैं सर। सर, अब मेरा क्वेश्चन कुछ विद्यार्थियों के लिए है कि अलग अलग जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है विद्यार्थी स्कॉलरशिप मिलने के लिए, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं और उनका बेनिफिट कैसे लेते हैं? कई बार कोई स्टूडेंट आईआईएम, आईआईटी तक करता है, तो आईआईटी में उनकी फीसें इतनी ज्यादा होती है, कई बार वो बच्चा बीच में ही छोड़ देता है बिकॉज ऑफ फीस, उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है और कैसे वो अवील करें? देखिए, आपके क्वेश्चन जितना छोटा है, मेरा उत्तर बहुत लंबा होगा इसमें। देखिए, पहली कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी विद्यार्थी के लिए कुछ ना कुछ योजना है। एक शर्त जो है हमें हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये सब अंडर प्रिविलेज फैमिलीज के लिए है, जिनको अपलिफ्ट करना है। आपके मेरे जैसे परिवारों के लिए नहीं है। ये चीज हमें ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। अब पहली कक्षा से लेकर अगर पीएचडी भी कर रहा है तो उसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की अलग अलग समुदाय के लिए केंद्र सरकार की अलग अलग योजना है। जैसे 1ली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना है। 11वीं से ऊपर तक के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना है। फिर जो टेक्निकल प्रोफेशनल हायर एजुकेशन में है, से फॉर एग्जांपल एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमसीए, आर्किटेक्चर, फार्मा या सीए, सीएस, एमबीए, ये सब इस तरह के जितने भी टेक्निकल और प्रोफेशनल हायर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, जिनमें एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी होता है,
ऐसी जितने भी पाठ्यक्रम है उनके लिए मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप योजना है। इनमें 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की जो है एनुअल स्कॉलरशिप अलग अलग केस में अलग अलग जो है वो विद्यार्थियों को दी जाती है। बहुत बड़ी रकम इसमें नहीं दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरिट कम मींस में अगर इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी है तो उसको 25 से 30,000 रुपया मिल सकता है, जो एक साइजेबल अमाउंट हो सकती है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको 4-5 हजार रुपया सालाना मिलता है। जो पोस्ट मैट्रिक में है, कॉलेज के अंदर है, उनको भी ऑन एंड एवरेज 6-7 हजार रुपया मिलता है, उतना अमाउंट मिलता है। लेकिन ये 30 लाख स्कॉलरशिप्स इन ऑल अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। वो एक अलग बात है कि हमको उसमें से कितना लाभ मिल रहा है, इट्स ए डिफरेंट इशू और बहुत सीरियस इशू है वो। अगर कोई आपका वैसा प्रश्न होगा तो मैं उसका उत्तर देना भी पसंद करूंगा, क्योंकि वो समाज के लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि हम कितने लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है वो ये है कि कौन कौन सी योजना है, तो ये 3 योजनाएं जो हैं वो हैं। और एक लड़कियों के लिए भी अलग से योजना है, क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए, उनके लिए भी एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की योजना है, उसमें भी हमारी बेटियां लाभ ले सकती हैं। तो ये तो हुई केंद्र सरकार की योजनाओं की बात जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। और केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं अलग अलग है जिसमें भी विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं, उसकी चर्चा, क्योंकि आपका जो प्रश्न है मैं उसी प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ। फिर जहां तक राज्य सरकारों की बात है, राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकारें भी स्कॉलरशिप की योजनाएं चलाती हैं। अगर केंद्र सरकार में कोई कारण से हमारी एप्लीकेशन पास नहीं हुई तो राज्य सरकार से पास हो जाती है, इस तरीके के भी प्रावधान है। कर्नाटक में तो इतना भी है कि अगर केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया तो कर्नाटक सरकार देती है। और अलग अलग योजनाओं में शिक्षा के अंदर कर्नाटक सरकार यदि विदेश में पढ़ना है तो 15 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। 15 lakhs जो है ग्रांट है, इट इज नॉट लोन। वहां तक की भी सुविधाएं हैं, हर राज्य में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे राज्यों में इस तरह की छोटी बड़ी योजनाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अभी एक विद्यार्थी का फोन आता है कि सर मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पिताजी फीस नहीं भर सकते, और हम ये सुन रहे हैं। लेकिन अगर हमको ये जानकारी हो कि सरकार की इस योजना से इस बंदे को लाभ दिलवाया जा सकता है तो ये काम आसान हो सकता है, वो होना चाहिए। मैं आपसे निरंजन जी एकदम एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी कई संस्था जुड़ा हूँ, तो हमारे पास कई बार ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि फीस नहीं, तो हम सोचते हैं कि हम समाज से फंड इकट्ठा करके हम उनकी हेल्प करें। लेकिन अगर हमें ही उन्हें उन योजनाओं की जानकारी हो तो वाकई में उनकी बहुत बड़ी हेल्प हम कर सकते हैं। देखिए, आपने जो प्रश्न जो बात कही अभी कि हम कोई फंड बनाकर जो है बच्चों की विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो समाज उसके विद्यार्थियों की केयर नहीं करेगा वो समाज आगे प्रगति नहीं कर सकता, चाहे आज हम कितने भी समृद्ध आर्थिक रूप से हैं। देखिए, हमारी जैन समाज में समृद्धि का पैमाना आर्थिक माना गया है, बरोबर है, क्योंकि सब बहुत पैसा हमारे पास, हम समृद्ध है। तो समृद्धि का पैमाना जो है वो पैसा है, लेकिन इनफैक्ट समृद्धि का पैमाना जो है वो सामाजिकता होना चाहिए। हमारे समाज में सामाजिकता कितनी है वो अगर पैमाना हुआ तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थी जो इधर उधर भटकते हैं कि वो फीस नहीं भर पाते, वो डेफिनेटली भर पाएंगे। और दूसरी बात आपने कही कि फंड बनाना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ अटकते हैं, ऐसा नहीं है कि समाज में संवेदनाएं नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंट जो मॉडर्नाइज्ड जो एरा है इसके अंदर संवेदनाओं का अभाव हो रहा है, संवेदनाएं मर रही है हमारे अंदर, ये बिल्कुल हकीकत है, वास्तविकता है। लेकिन फिर भी संवेदनाओं की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम जो है कोई फंड खड़ा करें और विद्यार्थियों को सहायता करें। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ फंड खड़ा करना है तो रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है कि करोड़ों के अंदर फंड इकट्ठा करो, कुछ वर्ष लग जाते हैं, तब तक कोई डिस्प्यूट हो जाता है। और वो जो है हम जिस तरीके से सेवा करनी चाहिए, देखिए हम फंड बनाए इसमें कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए, कुछ भी काम करें समाज के लिए, इट शुड ऑलवेज बी वेलकम्ड। लेकिन उस हमारे काम का समाज पर इम्पैक्ट कितना आ रहा है, उसका समाज पर जो है प्रभाव कितना है, समाज जो है उसकी वजह से कहीं परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जैन संगठन आदरणीय शांतिलाल जी मूथा के नेतृत्व में जो भी काम करता है उसमें सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे इस काम से समाज के अंदर ये परिवर्तन आएगा।
ये जो आपने अभी फंड्स बनाने की बात कही, इसकी जगह एक काम ये भी हो सकता है कि हम जो है शिवांची मालानी के ऐसे कुछ समृद्ध लोगों को शॉर्टलिस्ट करें और उन्हें ये कहें कि आपको इंजीनियरिंग के एक बच्चे को गोद लेना है और आपको जो है उसकी फीस 80,000 लगती है, 40,000 रुपए साल के देने, 4 साल देने, बस। मैं समझता हूं कि पहले दिन से आपकी स्कीम शुरू हो सकती है और मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ एडवाइस दे रहा हूं, मैंने ये कर लिया है और हमारे प्रयासों से 50 से ज्यादा विद्यार्थी जो गांवों के थे, जिनको कोई पकड़ता नहीं है, उनको हम इंजीनियर बना चुके हैं। तो ये प्रयास जो है करने की आवश्यकता है। हमारी सेवा करने की जो स्टाइल है उस पर कहीं जो है किस तरीके से समाज लाभान्वित हो सकता है, उसके अनुरूप हमें योजना बनाने की आवश्यकता है, तभी जो है समाज पर उसका इंपैक्ट आएगा। अभी बहुत सिंपल है, एक आदमी के सामने आपको करना क्या है अरुण जी, ऐसा हाथ फैलाना पड़ेगा कि भाई साहब इस बच्चे के लिए आपको इतने पैसे देने हैं, ऐसा हाथ कर देना पड़ेगा, ऐसा आई ना समझ में, वो रखेंगे आपके हाथ में, बस काम हो जाएगा। लेकिन वो संवेदनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है समाज में वो परिवर्तन आएगा जो क्रांतिकारी हो सकता मेरा अगला सवाल रंजन ये है कि मुझे अभी भी कई क्वेश्चन यही आते हैं कि अलग अलग स्टेट में कहाँ माइनॉरिटी बनता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या हर एक स्टेट की कोई अपनी अलग वेबसाइट या ऑनलाइन या घर पे बैठकर ही वो अपना कार्ड बना सके, ऐसी कोई योजना है गवर्नमेंट की है अभी? देखिए, अभी मोस्ट ऑफ दी योजनाएं जो राज्य सरकारें चलाती है अल्पसंख्यक या दूसरे भी कैटेगरीज के लिए, वो सब उनमें एप्लीकेशन तो ऑनलाइन ही होती है, चाहे वो राज्य सरकार की वेबसाइट से हो, और बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की वेबसाइट है, जिससे मैंने अभी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस की बात की, उनकी जो एप्लीकेशन लगती है ऑनलाइन, एक नेशनल पोर्टल है केंद्र सरकार का, तो राज्य सरकारों की योजनाएं भी उस नेशनल पोर्टल से जो है वो प्रोसेस होती हैं। तो सभी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे विद्यार्थियों को आती हैं। आपका प्रश्न है, थोड़ा सा मैं उसका उत्तर डाइवर्ट भी कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं बहुत जरूरी है समझाना कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने में शहरों के विद्यार्थी तो क्योंकि टेक्निकली कॉम्पिटेंट होते हैं हमारे बच्चे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नहीं होते हैं। देखिए, दो बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारा जैन समाज जो है मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जाता है। पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो शहरों में जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन गांवों के अंदर है, और गांवों में जो शिक्षा का या जो एजुकेशनल सेटअप है वो बहुत पुअर है, आज भी बहुत तकलीफ है। तो हमारे बच्चे वैसे भी जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो पिछड़ते हैं कहीं ना कहीं, और ड्रॉप आउट्स की जो परसेंटेज है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में ज्यादा है। तो एक बात तो ये कि ग्रामीण क्षेत्र के हमारे समुदाय के बच्चों को या विद्यार्थियों को स्पेशल टेक केयर करने की आवश्यकता है, जिस पर कहीं हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा जो है कहीं उद्देश्य होना चाहिए। अगर वो हमने कर लिया तो निश्चित रूप से आने वाला समय जैन समाज का होगा। एक बात, अभी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन की बात है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी एक बहुत ऐसा परिवार जो बहुत गरीब है, हैंड टू माउथ है, और यदि उसको एक एप्लीकेशन लगानी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो साइबर कैफे वाला 200 रुपये रखवा लेता, 200 रुपये 300 रुपये रखवा लेता है। तो ये सिचुएशन से कहीं बाहर आने की जरूरत है। तो समाज के ही लोगों को हमारे बच्चों की एप्लीकेशंस करने का काम करना चाहिए, ये जवाबदारी हमें लेनी चाहिए, और भारतीय जैन संगठन इसके लिए पिछले 3-4 वर्षों से काम करता है। और आपकी सूचना के लिए अभी 6 और 7 तारीख को हमने ऑनलाइन, अब क्योंकि पहले तो हम फिजिकल ट्रेनिंग देते थे, समाज के ऐसे युवा साथियों को आमंत्रित करते थे जो समाज सेवा का काम करना चाहते थे और जो कंप्यूटर और इंटरनेट से यूज टू है, उनको हम ट्रेनिंग देते थे, और ये फिजिकल ट्रेनिंग हुआ करती थी, और उनको पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कैसे होता है उसका थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों जो है ट्रेनिंग देते थे, ताकि वो विद्यार्थियों की एप्लीकेशन कर सके। और ये जो है विद्यार्थियों की एप्लीकेशन करने का काम शुरू हुआ, और अभी तक हम 500 से अधिक ऐसे युवा साथियों को हमने ट्रेनिंग दी है, और अभी भी 50 लोगों को 6 और 7 तारीख को ट्रेनिंग देने का हमारा कैंप पूरा हुआ है। आप चाहे तो हम शिवांची मालानी के लिए अलग से ये ट्रेनिंग वेबिनार रख सकते हैं जब भी आप चाहेंगे। अभी वो सीजन है, अभी समय है। अभी एप्लीकेशंस क्या होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस
पूरे साल खुली नहीं रहती है स्कॉलरशिप की। केंद्र सरकार एक डेट डिक्लेयर करती है, वहां से शुरू होती है और एक डेट जो डिक्लेयर्ड है उस पर बंद हो जाती है। तो सिर्फ 2-3 महीने ही काम करना होता है। और अगर जो हमने व्यक्ति को ट्रेंड किया वो अगर एक दिन में एक एप्लीकेशन भी मात्र 5 से 15 मिनट के अंदर होती है, इतनी भी सेवा दे तो जो है जैन समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम होगा। अभी आपका प्रश्न ये था कि भाई टेक्निकलिटीज क्या क्या हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि समझ नहीं पाते हैं, न विद्यार्थी समझते हैं न पेरेंट्स समझते हैं योजना में क्या है। अभी एक विद्यार्थी अगर 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है तो उसके लिए कौन सी योजना एप्लीकेबल है ये बेसिक जानकारी नहीं है। तो वो हम जो है हमारे इन वेबिनार से या सेमिनार से समाज को देते हुए आए हैं, जागरूकता भी आई है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े स्तर पर सही तरीके से काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, माइनॉरिटी के अंदर देखिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनका जो है अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी देना जो है वो सफिशिएंट नहीं है। आपने भी देखा होगा जब 2014 में जैन समाज को दर्जा मिला माइनॉरिटी का तो बहुत सारे पैम्पलेट्स आए थे, बराबर है, ये अधिकार मिलता है, ये लाभ मिलते हैं। तो एक प्रैक्टिकली एक चीज तो मैंने ये ऑब्जर्व की थी कि उसमें बहुत सारी गाइडेंस गलत भी थी। किसी का आपके पास एक पर्चा आया, आपने अपनी संस्था के नाम से उसको छापा और सर्कुलेट कर दिया, लेकिन उसको जो है उस पर कहीं रिसर्च नहीं किया, उसको स्टडी नहीं किया। तो और दूसरा, अभी भी जो बहुत सारी संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं वो जिस तरीके से काम करना चाहिए कि समाज इन रियल सेंस लाभान्वित हो वो नहीं होता है। देखिए सिर्फ सूचना देना सफिशिएंट नहीं है, मार्गदर्शन तक होना चाहिए और मार्गदर्शन के बाद प्रैक्टिकल सर्विसेज देने का काम होना चाहिए। जो मैंने एप्लीकेशन हम लोग करें समाज के विद्यार्थियों के लिए, समाज के लोग जो है वो काम करके दें। और क्योंकि एप्लीकेशन करना ही सफिशिएंट नहीं है, एप्लीकेशन करने के बाद की भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। एक विद्यार्थी का फोन आता है कि सर मैंने तो पिछले साल भी अप्लाई किया था, इस साल भी अप्लाई किया, मुझे तो जो है स्कॉलरशिप मिली नहीं, मेरे दोस्त को तो मिल गई। तो ये अब उसको ये पता नहीं है कि मैं मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस कहाँ से चेक करूं। तो ये सब सेवाएं जो है अगर हम हमारे युवाओं को ट्रेंड करते हैं, आप जैसे जो समाज सेवी लोग हैं, तो निश्चित रूप से समाज कहीं लाभान्वित होगा और हम जो है एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। देखिए इन सब काम के पीछे भावना एक ही है कि हमारे समाज को हम बेटर कैसे करें, उसको समृद्ध कैसे करें। और जो हमारा समृद्धि का पैमाना जो हमने आज तक मान रखा है, मैं उसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसे कहीं बदलने की आवश्यकता है। जितनी सामाजिक रूप से हम समृद्ध होंगे, निश्चित रूप से हम जो है आर्थिक रूप से तो समृद्ध हो ही जाएंगे। देखिए आर्थिक रूप से समृद्ध है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सामाजिक रूप से समृद्ध है, लेकिन जब सामाजिक रूप से समृद्ध होंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि आएगी। ये सामाजिक सिद्धांत है, इसका हमें अनुपालन करने की आवश्यकता है। निरंजन जी, मैं आपको आज शिवानसीमाना.com के इस प्लेटफॉर्म से इतना कंफर्म करता हूं कि हम बहुत ही जल्दी, जो आपने अभी क्लास की बात की, ट्रेनिंग की, वो बहुत जल्दी आयोजन भी करेंगे। और ऐसे कुछ जो ऑल ओवर इंडिया से हम ऐसे जो यंगस्टर जो रेडी है सेवा के लिए, उनको ट्रेनिंग भी दिलाएंगे। जो आपने अभी बताया कि अगर एक व्यक्ति, एक जन भी एक फॉर्म भरे तो समाज काफी, तो हम इस पर एकदम कार्यरत हैं। और शिवानसीमाना ने ये ठान लिया है कि अब हम इससे आपसे कंधे से कंधा मिला के इस पर काम जरूर करेंगे। वेलकम। और मैं शिवानसीमाना जो श्रोता है उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर आप में से भी कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो मुझे या शिवानसीमाना के पर्सनल नंबर या सुरेंद्र अंकल को अपना नंबर लिखवा देवे। हम तुरंत जैसे ही वेबिनार का आयोजन करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आपके साथ जुड़कर इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। इसमें 2-3 एलिजिबिलिटीज हैं, जो कैंडिडेट ट्रेनिंग लेंगे उनके लिए 2-3 एलिजिबिलिटीज हैं, वो भी मैं यहाँ बताना योग्य समझूंगा। एक तो ये है कि उनमें वो भावना होनी चाहिए, जबरदस्ती किसी को पकड़ के हम नहीं बनाएंगे। ग्रेजुएट होना चाहिए, इंग्लिश से यूज टू होना चाहिए, और दूसरी बात वो इंटरनेट और कंप्यूटर पे जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। बस इतनी ही एलिजिबिलिटीज है। अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। 2-2 घंटे की 2 दिन सिर्फ ट्रेनिंग है, 4 घंटे की टोटल ट्रेनिंग है। उसमें हम उनको इस लायक बना देंगे कि वो हमारे विद्यार्थियों की एप्लीकेशन कर सके। दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार इस प्रोसेस में हम कहीं ऐसा ना सोचें कि साहब विद्यार्थियों को हमारे घर बुलाना पड़ेगा, फिर वो जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, फिर जो है हम एप्लीकेशन करेंगे। नथिंग लाइक दैट। सब कुछ इतना डिजिटली हो गया है, इतना सिस्टमेटिक हो गया है कि किसी भी विद्यार्थी को
कोई जिस व्यक्ति को हम ट्रेंड करेंगे वो सिर्फ कम्युनिकेशन के माध्यम से ही उस विद्यार्थी की एप्लीकेशन कर सकेगा सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते हैं, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते, इसलिए फिजिकल जो है कॉपीज या कुछ मंगाने की आवश्यकता नहीं है। और रिन्यूअल एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ 5 मिनट में हो जाती है। नई एप्लीकेशन करना है तो वो ज्यादा में ज्यादा 15 मिनट का समय लगता है। एक अगर समाज सेवी बढ़िया व्यक्ति है तो वो शाम को रात को 9-10 बजे बैठ के आधे घंटे के अंदर 2 एप्लीकेशन आराम से कर सकता है। और इसमें यदि हमारे शिवांशी मालानी के 200-400 ऐसे युवा साथी जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से शिवांशी मालानी जैन समाज की एक जो स्थितियां हैं या जो उसका चित्र है वो बहुत ही बढ़िया बन सकता है, उसमें अच्छे रंग भरे जा सकते हैं। निरंजन जी, आपकी जानकारी बता दूं खाली कि अभी तो आपने आह्वान किया है और मैं फेसबुक लाइव भी देख रहा हूं, तो फेसबुक लाइव कमेंट के ऊपर भी हमें काफी फोन नंबर आने लग गए हैं। वेरी गुड। तो हम बहुत ही शीघ्र ये प्रोग्राम आयोजन करेंगे और काफी कुछ जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम जैन समाज की एक निस्वार्थ सेवा करना जरूर चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट की बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स है शैक्षणिक सशक्तिकरण के, जैसे मैं पढ़ रहा था छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद योजना, पढ़ो प्रदेश, नया सवेरा, नई उड़ान, ये सारी योजनाएं जो है वो माइनॉरिटीज के लिए हैं। तो इन योजनाओं की हमें जानकारी, मैं आपको बताऊं कि जानकारी ही नहीं होती है तो अप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा कोई कॉमन पोर्टल या ऐसा कोई कॉमन माध्यम हम बना सकें कि जिनके माध्यम से हम ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक, उनके पेरेंट्स तक आसानी से पहुंचा सके। अरुण जी, जैन समाज में जानकारी नहीं है और योजनाएं बहुत हैं जिसका लाभ जिस लेवल पर होना चाहिए या लेना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं। अभी देखिए, हम इसके लिए जो बेस्ट मीडियम है वो सोशल मीडिया ही हो सकता है। हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे आज का ये प्रोग्राम है, ये लोग हमारे सदस्य सब देख रहे हैं इसको, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। इसको YouTube के ऊपर भी रखा जा सकता है, फेसबुक पर भी रखा जा सकता है। इसके लिए व्हाट्सएप से जो है मैसेज दिए जा सकते हैं कि ये इस लिंक पर जाकर इसको देखो। तो काफी जानकारी, जिस तरीके से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो लगभग काफी जानकारी लोगों तक पहुंचने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी हम छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है लाभान्वित हो सकता है। और फिर वो सुनने के बाद पीछे जो है कौन लोग गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, उनके नंबर या नाम होने चाहिए लास्ट में, तो उनसे वो संपर्क करके अपना काम करवा सकते हैं। मित्रों, आज जो अरुण जी जो खास एक जरूरत है, ये उंगली जो है ये उनकी पकड़ने की जरूरत है। जो बेनिफिशियरीज हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको, उनकी अगर हमने उंगली पकड़ ली तो जो है सब काम हो सकता है। ये भावना हम में जागृत करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से अभी आपको फेसबुक पे रेस्पॉन्स मिला है आपके एक डिक्लेरेशन के बाद, तो निश्चित रूप से ये वही भावना है कि हम उनकी उंगली पकड़ ले जिनको जरूरत है। निरंजन जी, मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश और भी करना चाहूंगा, जो मैंने योजनाएं की नाम ली, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिलकर इन योजनाओं के रिकॉर्डेड वीडियो हम बनाएं। जैसे आपने कहा 5 मिनट या 7 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो हो जिसमें उस योजना की जानकारी हो पूरी, और उस योजना कैसे अप्लाई करना है, आप किन किन लोगों से बात करके इनको एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका एक छोटी छोटी क्लिप हम शिवांशी मालानी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मिलकर ये जरूर करना चाहेंगे। और मैं दर्शकों को ये आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्दी आपको ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए, जो यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम बस उस पर कार्यरत हैं और बहुत जल्दी शिवांशी मालानी आपको ये प्रोवाइड करवाएगी अलग अलग योजनाओं के रिगार्डिंग। जो हमारी अभी मैंने खाली शैक्षणिक बोली, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, सीखो और कमाओ, उस्ताद, फिर नई मंजिल, ऐसी अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी योजनाएं हैं। तो हम निरंजन के साथ मिलकर ये छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके सामने बहुत जल्दी लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निरंजन जी, अल्प समुदाय के लिए व्यवसायिक लोन, अब मैं थोड़ा फ्लेवर चेंज करके बिजनेस की तरह आता हूँ। व्यवसायिक लोन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कितने बेनिफिट्स हम उठाते हैं या हमें जानकारी है उनकी रिगार्डिंग के? देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की एक ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक लोन देने का काम और एजुकेशन व्यावसायिक लोन देने का काम करता है।
दो तरह के लोन, एक व्यवसाय के लिए और दूसरा शिक्षा के लिए। तो इन दोनों से हम काफी हद तक लाभान्वित हो सकते हैं और कुछ हद तक हम हो भी रहे हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये केंद्र सरकार की योजना है और ये राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जाती है, राज्य सरकारों के माध्यम से। और राज्य सरकार इसके लिए अपने राज्य में स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना करते हैं। इसमें जो एनएमडीएफसी का जो फंडिंग है, या इसको सिंपल भाषा में कहें तो केंद्र सरकार का जो फंडिंग है वो 90% है, 10% शेयर जो है वो स्टेट का होता है। योजना स्टेट के द्वारा चलाई जाती है। जो एनएमडीएफसी के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें वो राज्य की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप उसमें वो परिवर्तन भी कर सकते हैं, करने का उनको अधिकार भी है। और ये सब करने के बाद भी कहीं हम लाभान्वित हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे राज्य जो है वो योजना का संचालन ही नहीं कर रहे। से फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर वो योजना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन इस योजना के अंदर हालांकि 20 लाख और 30 लाख रुपए तक बिजनेस लोन देने का प्रावधान है, लेकिन ये अल्पसंख्यक मंत्रालय की जितनी भी योजना है उसमें माइक्रो लोन्स देने की जो है वो भावना उसमें है, ताकि नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। तो कहीं इसमें सिस्टम ऐसा है कि 4-5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो राजस्थान के अंदर आप जैसे आपका जिला बालोतरा में कौन सा जिला लगता है, पाली लगता है या बालोतरा, जालोर लगता है। तो जालोर में जो है वहां पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, वहां से संपर्क करिए, वहां एप्लीकेशन करिए, वहां से 4-5 लाख का लोन आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर का लोन है, 10 लाख का लोन है, तो जयपुर जाकर फाइल जयपुर तक जाती है। अगर उससे भी ऊपर की जो है लोन है तो वो दिल्ली तक जाती है। लेकिन नॉर्मल को बाड़मेर जाता हूँ निरंजन जी, अपना जिला बाड़मेर है, मैंने हाँ बाड़मेर जिले में आता है बालोतरा। तो ये जो है इस तरीके से लाभ लिया जा सकता है। इसमें जो मेन जो लाभ है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। देखिए अभी हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से भी काफी ऐसी योजना है जिसमें स्पेशल कैटेगरीज में माइनॉरिटीज भी आती हैं, वो लाभान्वित हो सकती हैं, उनको कुछ फायदे हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल प्योरली अल्पसंख्यक समुदाय के लिए योजना है जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की है। ये जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम ये चैनलाइजिंग एजेंट है एनएमडीएफसी के, और ये योजना चला रहे हैं। इसमें एजुकेशन लोन भी मिल रहा है और व्यावसायिक लोन भी मिल रहा है। लेकिन 10 लाख रुपए तक के लोन इजीली सैंक्शन होते हैं। 5 लाख के तो डिस्ट्रिक्ट पे ही हो जाते हैं, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर है उन्हीं को ही अधिकार है, वो कर देते हैं 4-5 लाख रुपए तक का लोन। इससे ऊपर का है तो जयपुर जाता है, और जब जयपुर फाइल जाती है तो कुछ जान पहचान निकालनी पड़ती है। अपने देश में आपको पता है कि बिना जान पहचान के काम नहीं होता है। कुछ सर्टेन दिक्कतें तो आती हैं, क्योंकि जब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं वो सब हमको फेस करने होते हैं। जो हमारे यहाँ कुछ प्रणालियां भी हैं उनको भी फेस करने की आवश्यकता है। मेरा जो मैसेज देना चाहता हूँ, इंडिकेट करना चाहता हूँ, वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, लोग लाभान्वित भी होते हैं और होने भी चाहिए, और हम जितना प्रयास करेंगे लोग उतने लाभान्वित होंगे। देखिए अभी कोरोना पेंडेमिक में अच्छे लोगों को तकलीफ हुई है, और जो छोटे व्यापार करते थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। तो उनको हम कैसे जो है हेल्प कर सकें, तो ये तो कर सकते हैं कि भाई आपको पैसे की जरूरत है तो आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। वो अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से समाज में जो ऐसा वर्ग है जो वाकई में तकलीफ में है उनको हेल्प हो सकती है। अच्छा, दूसरा एक सवाल पूछना चाहूंगा सर कि जब भी ये हम दूसरी कोई हाउसिंग लोन लेते हैं या प्राइवेट बैंक से कोई लोन लिया, तो क्या अल्प समुदाय को उनके इंटरेस्ट में कोई सब्सिडी या बेनिफिट है? नहीं, वैसी कोई सब्सिडी या बेनिफिट नहीं है। सिर्फ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो योजनाएं हैं लोन की, अगर उसमें अगर अप्लाई किया है तो उसमें मेनली एक ही एडवांटेज है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान में यदि किसी छात्रा ने एजुकेशन लोन अप्लाई किया और उसको सिर्फ वो अगर उस कैटेगरी में है कि उसको 3% ब्याज दर पर लोन मिल रहा है, मतलब कम आय वर्ग में है, वहां उसमें आय की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है, सीलिंग्स अलग अलग हैं। तो उसने अप्लाई किया 3% ब्याज दर है, और अगर उसने ईएमआई टाइम से भरी है तो उसको जो है कुछ सबवेंशन मिल जाता है, उसको कंसेशन मिल जाता है, रिएम्बर्समेंट मिलता है इंटरेस्ट का, ऐसा करके उसको 1% से ज्यादा ब्याज नहीं लगता है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजना है, जरूरी नहीं है कि ये पूरे देश के अंदर है, लेकिन राज्यवार योजनाएं हैं। बहुत सारे राज्य ये देते हैं, बहुत सारे राज्यों के अंदर ये स्कीम नहीं चल रही है। लेकिन
मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैन समाज को इतना जागृत होने की जरूरत है, जिसमें 90% केंद्र सरकार दे रहा है और 10% में भी राज्य सरकार चलाना नहीं चाहती है। तो ये हम जब तक जागेंगे नहीं, हम डिमांड नहीं करेंगे, तब तक जो है वो राज्य सरकारें चिंता नहीं करेंगी। तो ये जो है हमें कहीं अप्रोच करने की जरूरत है सरकार को। देखिए, एक जैन समाज की एक जो मनोदशा है वो ये है कि हम प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। कोई डिमांड करनी है तो उसके लिए ना तो हम यूनाइट होंगे, न जो है हम उसकी प्लानिंग करेंगे, न जो है उसका प्रदर्शन करेंगे, उससे डरते हैं। ये मतलब हमारी जो संस्कृति है वो कुछ इस तरह की रही है, हम एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारे देश में यदि कुछ चाहिए तो आपको जो है प्रदर्शन करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना हमको आना चाहिए। और हम डरते हैं बहुत सारी बातों को लेकर कि यार हम निगाह में आ जाएंगे, कल को हमको परेशान किया जाएगा, ये हमारी सोच में रहता है। लेकिन वो अब अवधारणा जो है वो भी पुरानी हो गई है। अब हमें एग्रेसिवली जो है आगे आना चाहिए और हमारे युवा साथियों को खास करके आगे आना चाहिए। युवा साथियों के लिए आपने जब ये व्यवसाय की बात की है तो मैं युवा साथियों के लिए खास बात करना चाहता हूँ। देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा, जैन समाज जो है वो इस देश का रबर स्टाम्प्ड व्यवसायी समाज रहा है। मतलब एक हमारे को छाप लगी हुई है कि ये तो व्यवसायी समाज है और बहुत अच्छा व्यवसायी समाज है। ऐसा समाज देश में है भी नहीं। और ये बात किसी समय तक जो है बिल्कुल सत्य भी थी, लेकिन अब जो है वो बात ये चेंज हो गई है। हमारा पूरा का पूरा जितना भी, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा अगर किसी जन्म धर्म जाति में है तो जैन समाज में है, और वो बच्चे जो हैं अब नौकरियां पसंद कर रहे हैं। और हमारा जो बिजनेस है वो काफी हैम्पर हो रहा है, उसकी वजह से बहुत नुकसान भी हो रहा है। और आने वाले 25 साल के बाद ये स्थितियां हो सकती हैं कि जो हमारा ठप्पा था, जो हमको एक मोहर मिली हुई थी जैन समाज की, शायद वो घुस जाए, वो इरेज हो जाए। वो सिचुएशन पे हम जो है उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसको कहीं रोकने की जरूरत है। हमारे जैन समाज के युवाओं को हम किस तरीके से मोटिवेट करें। देखिए, टेक्नोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो जो नौकरी छोड़ के यदि बिजनेस में आते हैं तो इतने सारे प्रावधान अभी हैं, उनको इस तरीके का एटमॉस्फेयर सरकार देने की कोशिश कर रही है। अभी क्या होता था कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन पिताजी जो है वो देते नहीं पैसे। ये आम शिकायत थी, क्योंकि जो पिताजी है उनको विश्वास नहीं है कि ये धंधा करे। मेरी पेढ़ी पे बैठ जा, मेरी पेढ़ी पे काम करो। उसको पेढ़ी पे काम नहीं करना है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल स्टाइल से बिजनेस कर रहे हैं और आज का युवा वो करना नहीं चाहता है। ये नेचुरल है। और जो एक दो पीढ़ियों के बीच में जो वैचारिक गैप है वो हमेशा रहने वाला है। मेरे पिताजी और मेरे बीच में भी था, मेरे और मेरे बेटों के बीच में भी वो वैचारिक जो है गैप है, तो वो तो रहने वाला है, इट इज नेचुरल। लेकिन हम किस तरीके से हमारे बच्चों को सपोर्ट करें कि वो बिजनेस में आए, उनको कैसा प्लेटफॉर्म दें, वो बहुत जरूरी है। तो ये राज्य सरकारों से भी हम डिमांड करें तो ये हमारे युवा साथियों के लिए एक नया द्वार खुलेगा। उनको जो है वो जो मनी चाहिए, रकम चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो कहीं से मिलेगी। तो ये सब चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं, जिस पर अनफॉर्चुनेटली जैन समाज का कहीं फोकस नहीं है। ये होना चाहिए। अभी हम बिजनेस की तरफ फिर से मुड़े, इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाने की जरूरत है। अरुण जी, आपने अभी जो बच्चों की शिक्षा की बात की है वो बहुत अच्छी बात की है, उसमें कुछ लोग जुड़ेंगे। लेकिन हमारे युवा साथियों को हम वापस टर्न अप कैसे कर दे नौकरी से बिजनेस के लिए, उसमें जो हमारे प्रयास हैं, बीजेएस के भी कुछ प्रयास हैं, उनको हम आपसे साझा कर सकते हैं। एमएसएमई के अंदर अभी इतना बढ़िया स्कोप है, इतना शानदार स्कोप है। अभी आपको न तो पैसा चाहिए, न आपको जमीन चाहिए, फिर भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। आपकी ये सब कल्पना के बाहर की बात है, कभी हमारी सोच में नहीं आता है। लेकिन इस तरीके के भी अभी इको फ्रेंडली प्रोविजंस या रूल्स रेगुलेशंस या स्कीम्स सरकार के द्वारा लाई जा रही है। और आने वाले समय में एमएसएमईज के लिए जितना बढ़िया एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, उसके अंदर अगर हमने अपने आप को एडजस्ट नहीं कर लिया तो ये मौका अगर हम चूक गए तो शायद दोबारा हमको मौका नहीं मिलेगा। जैन समाज के युवाओं को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम बिजनेस करें। मित्रों, अभी एक बहुत कॉमन चीज सामने आ रही है कि चाइना से विदेशी कंपनियां उठ रही हैं और वो दूसरे राज्यों में या देशों में जा रही हैं और भारत में बहुत बड़ी स्तर पर
राजेंद्र जी लोंकड़ जुड़े हैं, मैं उनका फोटो देख रहा हूँ। आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे भारतीय जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं बात कर रहा था कि युवा साथियों के लिए जिस तरीके से जो यूनिट्स आने वाली हैं, इंडस्ट्री आने वाली हैं, उनकी यदि एंसिलरीज को भी अगर हमने संभाल लिया, स्टडी किया, आज स्टडी करने की जरूरत है कि कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, उसमें कौन सी एंसिलरीज लगने वाली है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या लगने वाले हैं, हमारे टेक्नोक्रेट्स युवा उनमें से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ज्ञान घर पे बैठे प्राप्त हो सकता है। तो वो सब करने की जरूरत है। अगर हमारा युवा जुड़ेगा तो ये सब बातें मायने रखती है अरुण भाई कि ये ब्याज, ये लोन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाकी तो जो है सब ये ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन हमें एक ड्राइव चलाने की जरूरत है कि जैन समाज के या शिवांशी मालानी के कौन से युवा हैं जो नौकरी कर रहे हैं और उनको जो है बिजनेस पे वापस लाएं, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सामूहिक रूप से, उसके लिए सारे प्रयास करें। बहुत बढ़िया है। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजीएस के प्रेसिडेंट राजेश जी लुक्कड़ साहब। तो मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट राजेश जी, तो मैं उनका शिवांशी मालानी से बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। निरंजन, मैं चाहता हूं कि राजेश जी आपके लिए अभी मंच अवेलेबल है। राजेंद्र जी लुंकड़, राजेंद्र जी लुक्कड़, आपके लिए मंच अवेलेबल है। अब आप हमारे दर्शकों के लिए दो शब्द। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आज गेस्ट के रूप में नहीं आया, मैं तो शिवांशी मालानी के प्लेटफॉर्म पर यहीं का सदस्य हूँ, यहाँ का परिवार का मेंबर हूँ। और विशेष तौर से आज मैं मेरे बड़े भाई निरंजन जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जो मैं पिछले 12-13 साल से भारतीय जन संगठन में मैं भी काम कर रहा हूँ, और 12-13 साल से मैं निरंजन जी को भी, हम साथ में काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे दोनों की भारतीय जन संगठन में शुरुआत प्राय मोटा मोटी साथ में हुई है। मैं 2007 में एंटर हुआ और निरंजन भाई का भी 2008, 2009 या 2010 के आसपास भारतीय जन संगठन में निरंजन भाई की शुरुआत हुई। मैं यहाँ पर जितने भी मेरे साथ में लोग आज फेसबुक लाइव के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं एक बात सब भाई निरंजन जी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज को यदि आगे लेके जाना है, समाज में कुछ ना कुछ चेंज यदि हमको लाना है, तो हमको ऐसे कुछ ना कुछ कमिटेड लोग चाहिए। निरंजन जी उसका एक एग्जाम्पल है। मैंने बहुत करीब से निरंजन जी को देखा है, और अब तो पिछले 2 साल से तो हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने अपना मेजॉरिटी टाइम माइनॉरिटी जैसे सब्जेक्ट के लिए लगा लिया। जब मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं तो इसमें बहुत टाइप के काम है अरुण जी। एक काम होता है रिसर्च का, अपने आप को रोज अपडेट करना, सरकार की पॉलिसीज से अपडेट करना एक पक्ष होता है जो पर्दे के पीछे का काम है। दूसरा काम है उसके राइटअप्स तैयार करना, और तीसरा काम है इस मूवमेंट को लोगों के बीच में लेकर जाना, और चौथा काम है कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए टीम खड़ी करना। ये चारों विषय में इतना पारंगत तरीके से भाई निरंजन जी ने इस काम को आगे बढ़ाया है। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, शायद आपको अतिशयोक्ति न लगे। पूरे कंट्री के अंदर इस माइनॉरिटी विषय के एकमात्र सेल्फलेस एनसाइक्लोपीडिया यदि मैं किसी को जानता हूं तो भाई निरंजन जी है। और आज निरंजन जी इस हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और हमारे इस मंच पर सुरेंद्र जी के निमंत्रण पर यदि आज यहाँ पर हैं, तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिलाई जाए। इसके बारे में भाई निरंजन जी ने बात की होगी। कुछ लोगों को पारंगत बनाया जाए इस विषय के लिए, हम उसके लिए सेल्फ इक्विप्ड बने। और ये काम एक दिन का नहीं है, ये काम अनवरत चलने वाला है। जो अधिकार हमको संविधान से मिले हैं, और सरकार के जो अधिकार संविधान से जो हमको मिले हैं, और समाज के जिन लोगों को उस अधिकारों की जरूरत है, उसके बीच का ब्रिज बनने का काम हमने करना चाहिए। संवैधानिक अधिकार एक तरफ से उपलब्ध है, और दूसरी तरफ से बेनिफिशियरी जिनको चाहिए, वो कैटेगरी के लोग हमारे सामने हैं। उन सारे लोगों को कनेक्ट कराकर यदि हमने, मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारे माध्यम से समाज के 2-5 परिवारों का भी फायदा होता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। और एक और विषय में जो अभी हमारा, जिसके लिए बहुत ही स्टडी किया है, डीप रिसर्च किया है भाई निरंजन जी ने, वो है एमएसएमई के बेनिफिट को लेकर। उस पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहे हैं।
मुझे भाई सुरेंद्र जी ने कहा, मेरी बंबई की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने कहा कि आप और निरंजन जी आइए, तो मैंने कहा कि मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भेजता हूँ, जो इस विषय के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वहां पर कंपाउंडर का कोई काम नहीं है, और मैं इस विषय का कंपाउंडर भी नहीं हूँ, अपने आप को इसका जीरो नॉलेज है मेरे को, और मैं चाहूंगा कि आपकी और निरंजन जी की बात चालू रहे। मेरे व्यवधान से जो श्रोता रुके हुए हैं, जिनको इस विषय की जरूरत है, उन्होंने उनकी बात को सुनना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। निरंजन जी से कमिटमेंट सीखना चाहिए, निरंजन जी से किस तरीके से एक विषय के अंदर डूब के उस काम को अंजाम दिया जा सकता है, ये सीखा जा सकता है। और यहाँ से आगे हम शिवांशी मालानी के कुछ लोगों को भाई निरंजन जी के साथ आप संपर्क करें, किस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं, किस तरीके से मुहिम को हम हर राज्य में, हर गांव में पहुंचा सकते हैं, उस पर आपने बात करने की जरूरत है। भाई सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरे बड़े भाई हैं, और आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्सेंट्रेट करके भाई निरंजन जी को सुनने का प्रयास करें। आपको प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। राजू जी, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी निरंजन जी और हमने आह्वान किया था शिवांशी मालानी की कुछ युवाओं को कि आप आगे आइए, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं और हम बच्चों के फॉर्म ऑनलाइन भरा सके। तो फेसबुक लाइव के ऊपर ही हमें कम से कम 10 से 15 फोन नंबर मिल चुके हैं और हम तैयारी कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसका एक प्रोग्राम करेंगे ताकि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके। इसी बीच मैं शिवांशी मालानी के फाउंडर सदस्य सुरेंद्र जी बंसाली को इनवाइट करता हूं कि वो भी हमारे बीच पधारें और अपनी बात रखें। हाँ सुरेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हालांकि हमेशा लास्ट में आता हूं, लेकिन कभी कभी ये जो क्रम है कभी कभी टूट जाता है, उसकी भी एक वजह होती है। आज जैसे कि हमारे शिवांशी मालानी के अगर गौरव कह दूं और शिवांशी मालानी के मार्गदर्शक भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाई राजू जी के बारे में जितनी भी मैं बात करूं इस मंच से कम रहेगी। वेरी फर्स्ट डे जब से ये मंच प्रारंभ हुआ तब से ही हमारी बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ी, और आज 92 एपिसोड में वो नजदीकियां इस स्तर पे पहुंच गई है कि मैं उनको 5 बजे फोन करता हूं और 5:30 बजे निरंजन जी मेरे को तैयार मिलते हैं कि नहीं बिल्कुल आपके यहाँ सेशन होना चाहिए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। ये shivanshimaalani.com के लिए एक रिकॉर्ड सेशन होगा जो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है, नहीं इतना कम टाइम के अंदर। और राजेंद्र जी का उस समय मीटिंग चालू था, क्योंकि आज सुबह से मैं उनके साथ मैं देख रहा हूं कि आज गुजरात स्टेट की भी मीटिंग थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके पास बहुत सारी जवाबदारियां होने के बाद में shivanshimaalani.com के लिए हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी है। मैं राजेंद्र जी आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, वो शब्द मेरे लिए कम पड़ रहे हैं। वैसे आपने एक बात बहुत अच्छे से बोली कि ये मंच तो यहाँ आज मैं मेहमान नहीं हूँ, और वास्तव में आप हमारे परामर्शकों, मार्गदर्शकों और shivanshimaalani.com के ये समझ लीजिए करता धरता भी आप ही हो। जिस तरीके से आप इसको संभाल के सार संभाल लेके चल रहे हैं और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम में ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम बहुत बड़ा काम करेंगे। और आपसे सलाह लेके निरंजन जी के गाइडेंस में माइनॉरिटी के ऊपर भी बहुत सारे कार्यक्रम हमको करने हैं, उसके लिए हम अलग अलग मीटिंगें करके करेंगे। वैसे अरुण जी ने अनाउंसमेंट कर ही दिया और घोषणा कर दिया, आगाज ही कर दिया है कि ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि shivanshimaalani.com का जो टैगलाइन है आओ बढ़े संगठित समाज की ओर, उसके अंदर ये पॉइंट सबसे ज्यादा हिट रहता है कि हम किस तरीके से एक दूसरे के सहायक बन सके। निरंजन जी को सुनने के बाद में इतना शानदार लग रहा है राजू भाई, मैं अभी उनको और सुनूंगा अभी काफी, क्योंकि आज सेशन 9 बजे स्टार्ट हुआ है, अभी तो 1.5 घंटा हुआ, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर आज ऐसा लग रहा है कि हमारे सेशन को एक नया वे मिल गया है। मेरी धारणा बदल गई है कि सेशन किस टाइप से होना चाहिए। तो मैं इस बारे में भी चिंतन कर रहा हूँ कि इस टाइप के इंफॉर्मेशन जो भी सेशन हमेशा होने चाहिए, और आपकी हमेशा प्रेरणा रहेगी। और निरंजन जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर आपसे मिलके बार बार हम ये कार्यक्रम इस टाइप से करते रहेंगे, और जैन समाज के अंदर जो आपका ड्रीम है, राजू भाई का जो ड्रीम है, उसके अंदर हम भी आपके सहयोगी बनेंगे और जितने लोगों तक पहुंचेंगे उतने पहुंचने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण जी के लिए हमेशा जितना शब्द बोलूं उतना कम है, वो तो हमारे परिवार के उनसे फोन पे बोलूंगा धन्यवाद। आज सेशन के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स्वागत है। यस चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। निरंजन जी, जब हम बात कर रहे थे हमारे बीच में एक बात हुई थी धार्मिक अधिकारों की, कि माइनॉरिटी दर्जे से हमें कुछ धार्मिक अधिकार भी मिलते हैं। तो आखिर ये कौन कौन से धार्मिक अधिकार है, और जो हमारे तीर्थ हैं या ट्रस्ट होते हैं तो उनको भी माइनॉरिटी से कुछ फायदा है या उन्हें भी माइनॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? देखिए, अधिकारों की बात करी आपने
तो संविधान के आर्टिकल 25 से 30 में अलग अलग अधिकार जो है वो माइनॉरिटीज के लिए कहीं जो है डिस्क्राइब्ड हैं, और उन अधिकारों को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये शब्द वापर रहा हूं कि प्राप्त कर सकते हैं, इसका बहुत क्लियर मीनिंग है कि हमने अभी तक नहीं किया है, एक बात। दूसरा ये है कि क्या अधिकार है, तो हम हमारी भाषा, लिपि और संस्कृति का जो है उसका जतन करने का अधिकार हमको मिलता है। अभी भाषा, लिपि और संस्कृति हमारी जो मूल धार्मिक जो संस्कृति है या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है रिलीजियस, उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व करें, ये जो है सरकार की जवाबदारी में आता है। लेकिन ये हमें डिमांड करने की जरूरत है। देखिए, सरकार को तो ये पता नहीं है कि हमारी जो है संस्कृति क्या है या हमारी भाषा क्या है, लिपि क्या है, तो उसके लिए जो है उनकी योजनाएं हैं, और हम योजनाएं आगे चलाकर मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। ये इस तरीके के कुछ प्रावधान हैं जिसके तहत लिया जा सकता है। लेकिन जो मूल बात यह है कि अभी तक हमने इस सब्जेक्ट को समझा नहीं है। अभी जहां तक भाषा, लिपि और संस्कृति की बात है, तो यहाँ जितने श्रोता बैठे हुए हैं उनसे अगर ये कहें कि जैन समाज की भाषा क्या है, मूल भाषा क्या है, हमारी लिपि क्या है या हमारी संस्कृति का नाम क्या है, तो अरुण जी 97-98% लोगों में से शायद ही कोई सही या योग्य जवाब दे पाए। तो ये स्थिति जो है हमारे जैन समाज की आज की तारीख में है, जो खतरनाक भी है। और अगर हमें ये पता भी नहीं है तो फिर हम सरकार के सामने क्या प्रोजेक्ट बनाकर रखें, वो भी एक तकलीफ का काम है। दूसरा, देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं देश में, ऐसी घटनाएं घटी हैं जो हमें अलर्ट करती हैं। जैसे संथारा को लेकर बहुत सारे जो है इश्यूज क्रिएट हुए। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और वहां जो है ये अभी हियरिंग उसकी पेंडिंग है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो चेतना है उसको कहीं जागृत करने की आवश्यकता है। अधिकार कैसे लें, क्या ले सकते हैं हम? इतने अधिकार मांग सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में जो है जेनोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए। अभी आपकी सूचना के लिए पूरे विश्व में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पूरे देश में इंक्लूडिंग इंडिया सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज के अंदर जेनोलॉजी डिपार्टमेंट है या जैन चेयर है, जबकि बौद्ध समाज की 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर डिपार्टमेंट है। तो मतलब ये आज हमें समझना है। हम बात करते हैं महावीर भगवान की, उनके सत्य, अहिंसा और उनके जो है 5 सिद्धांतों की बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि जैन समाज को, ये पूरे विश्व को ये समझना चाहिए। और कोरोना काल के बाद तो जो है बहुत ज्यादा इसकी चर्चा भी हुई कि मतलब अगर जैन समाज जैन संस्कृति को अपनाएंगे तो कोरोना से हम मुक्ति पा जाएंगे। ये सब बातें जो है बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर देखें तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो है वो हमारे समाज में है। उसको कहीं जो है बंद करना होगा, ब्रिज बनाना होगा, वो बहुत आवश्यक है। धार्मिक अधिकारों में भाषा, लिपि, संस्कृति को हम हमारे शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, अगर जो जैन शिक्षण संस्था है, अगर वो धार्मिक टीचिंग्स अगर देना चाहती है स्टूडेंट्स को, जो लेना चाहते हैं, तो वो उनको देने का अधिकार है। और वो एक सब्जेक्ट के रूप में भी स्टेब्लिश उस के लिए किया जा सकता है, वहां तक के भी प्रावधान है। लेकिन ये जो है इन सब चीजों को सीरियसली लेने की आवश्यकता है और इस पर जो है वर्कआउट करने की आवश्यकता है। हम सरकार से क्या मांगे, हम सरकार को किस तरीके के प्रोजेक्ट बना कर दें। देखिए, एक योजना है केंद्र सरकार की, हमारी धरोहर। वो योजना अल्पसंख्यक समुदाय अपनी धार्मिक चीजों की या मॉन्यूमेंट्स या उनकी जितने भी पांडुलिपियां हैं, हस्तलिपियां हैं, उनका प्रिजर्वेशन करे, एग्जीबिशंस लगाए, म्यूजियम खड़ा करे, पुस्तकों का प्रकाशन करे, ट्रांसलेशन करे प्राकृत या संस्कृत से हिंदी या अन्य लैंग्वेजों के अंदर। तो उसके लिए जो है सरकार की बहुत सारी योजना है। मतलब आप रिसर्च करिए, अनुसंधान करिए, तो रिसर्च फेलोअर्स को जो है फेलोशिप देने का प्रावधान है हमारी धरोहर योजना के अंदर। लेकिन ये योजना का मैंने आज तक कई ऐसे जो संस्थान हैं जैन समाज के, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, उनको मैंने पर्सनली अप्रोच किया कि सब ये आप अनुसंधान का काम करते हैं, आपको पता है कि ये योजना है और इससे अपन लाभ ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है ये कि मुझे किसी ने आज तक दोबारा रेस्पॉन्स नहीं किया।
ये स्थितियां जो है, फिर हम लाभ कैसे लेंगे? और अधिकारों को तो हम समझ ही नहीं रहे। मित्रों, देखिए, मैं एक अधिकार की आपको बात बताऊं। आपका प्रश्न बहुत वाइडर है। हमारे मंदिर हैं, स्थानक है, तीर्थ क्षेत्र है। हम ये धारणा लगाकर बैठे हैं कि अब हम अल्पसंख्यक हो गए तो ये सुरक्षित हो गए, हमारे जितने भी मंदिर तीर्थ स्थान है ये सुरक्षित हो गए। ये एक मिसकंसेप्शन है। डेफिनेटली अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थानों को सरकार टच नहीं कर सकती, उनका अधिग्रहण नहीं कर सकती, उसका प्रबंधन अपने हाथ में नहीं ले सकती। इस तरीके के अधिकार हैं, उसका प्रबंधन हम ही करेंगे। लेकिन हमारे देश में भले धर्मनिरपेक्षता का डंका बजाया जाता है, लेकिन सरकारें जो है बहुत सारे मंदिरों पर कब्जा कर लेती। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बड़े बड़े मंदिर देखें तो तिरुपति बालाजी, शिरडी का मंदिर साईं बाबा का, बम्बई का मंदिर सिद्धि विनायक, हमारा ऋषभ देव का मंदिर केशरिया जी का, वो इस तरीके के बहुत सारे मंदिरों का जो है सरकार ने अधिग्रहण करा हुआ है, कोई भी रीजन से किया हो, लेकिन अधिग्रहण किया हुआ। तमिलनाडु के अंदर जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उसकी जो है ओनरशिप सरकार की है, उसको मैनेज सरकार करती है। एक आदेश से जैन समाज के सारे मंदिर किसी स्टेट के अंदर वो जो है सरकारी ताबे में जा सकते हैं। आप में से या हम में से कौन पसंद करेगा इस चीज को? लेकिन इससे हम बचने के लिए क्या करें, किस तरीके से बचा जाता है? जो अधिकार संविधान ने दिए हैं हम उसका प्रयोग कैसे करें? हमारी आने वाले समय में ऐसा कोई संकट हमारे ऊपर जो है बड़े स्तर पर ना आ जाए, उसकी तैयारी हमें आज करने की जरूरत है। हमारे जैन समाज के अधिकांश मंदिर, क्योंकि देखिए मैंने एक शब्द पहले कहा था, एक वाक्य कहा था कि हमारी जनसंख्या गांवों में बहुत ज्यादा है, और हमारी एक कल्चर है कि यदि एक गांव में 5 मंदिर भी हैं, 5 परिवार भी हैं, तो वहां जैन मंदिर तो होगा, या मतलब स्थानक तो होगा, लेकिन वो जो है रजिस्टर्ड है ही नहीं, वो ट्रस्ट में नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, ऐसे ही खड़े कर दिए गए हैं। जब तक कोई भी चीज रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको जो है सरकारी लाभ नहीं मिल सकता। ये समझने की आवश्यकता है। इस पर हमने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। धार्मिक अधिकारों के ऊपर हमारे पास पूरा एक कार्यक्रम है 2-2.5 घंटे का, जिसके अंदर हम मंदिर के और स्थानकों के ट्रस्टीज को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके अधिकार क्या है, आपके सामने खतरे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, उनको हम अल्पसंख्यक प्रावधानों के तहत किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, किस तरह की हम डिमांड कर सकते हैं सरकार के सामने। ये सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन सब सुनने के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद जो है कोई रेस्पॉन्स समाज से नहीं मिलता है। हम सेवाएं देने के लिए भी तैयार हैं, आप कमेटी बनाइए, सरकार के पास चलना है, प्रतिवेदन देना है, तो बीजेएस जो है उसमें लीड भी लेगा, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या रीजन है, वो बात आगे नहीं बढ़ पाती है। तो धार्मिक अधिकार मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं, लेकिन देखिए धार्मिक अधिकारों की बात करें, संस्कृति की बात करें, अभी मैंने कहा था भाषा, लिपि और संस्कृति की, तो हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल सिख समुदाय, अगर एक व्यक्ति एक चाकू जेब में रखता है तो एक हमारे यहाँ नियम है कि वो एक पर्टिकुलर लंबाई के बाद का यदि चाकू उसकी जेब में है तो वो शस्त्र में आता है और वो उसको पब्लिक प्लेस पर कैरी नहीं कर सकता, बरोबर है? तो ये जो है नियम है, लेकिन संविधान में ये लिखा हुआ है कि सिख समुदाय कृपाण अपने साथ लेकर चल सकता है। ये अधिकार उनको, ये उनका धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार है। इस तरीके से जैन समाज का भी देखें तो एक हमारा पंथ दिगंबर पंथ है, उसमें साधु नग्न रहते हैं, दिगंबर अवस्था में रहते हैं और वो समाज में रहते हैं, बरोबर है? तो देश के नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति जो है नग्न अवस्था में पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो हमारी संस्कृति है, इसके लिए जो है वो किसी तरीके का अवरोध नहीं आता है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये इस तरीके के कुछ लाभ हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ लोग जो है, साहब आप नंगे रहते हो, आप तो जो है सोसाइटी में नहीं आ सकते हैं, उन पर पत्थर फेंक दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं बनती है जो अखबार में आती है। तो लेकिन उसके लिए हम क्या करें, हम कितने जागरूक हों, हम क्या अधिकार सरकार से क्या मांगे? अभी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि हर साल जो है हमारे साधु भगवंतों की जो रोड एक्सीडेंट में जो है उनका देवलोक होता है, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। कभी कभी तो एक साल में 800 से 1000 साधुओं का जो है देवलोक इस वजह से हो जाता है। तो क्या हम, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के एम्बेसडर हैं,
हमारे साधु संत जो है वो हमारी संस्कृति के एम्बेसडर हैं। शिक्षा के लिए हम सरकार से क्या मांग सकते हैं और क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि हम मांग इसलिए नहीं रहे कि हमें पता नहीं है, मांगना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। क्या इसके लिए हमारे पास कार्यक्रम है और बहुत रिसर्च बेस्ड कार्यक्रम है, लेकिन वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अगर उस पर रियल में हम वर्क करें तो बहुत कुछ सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु में ईसाई समाज और मुस्लिम समाज के लिए बहुत ज्यादा व्यवस्था है। अभी केंद्र सरकार भेजती नहीं भेजती है मुस्लिम्स को? कहाँ भेजती है? हज भेजती है, बरोबर है। तो हज भेजती है। अभी हम, मेरे पास फोन आया कि साहब शिखर जी जाने के लिए जो है सरकार से पैसा नहीं मांगे। अरे पैसा मांगना है तो कोई बड़ी चीज के लिए मांगो ना यार, बड़ी स्कीम के लिए मांगो जो रियल में लगे कि सारा जेनोलॉजी डिपार्टमेंट हर जगह होना चाहिए, बरोबर है। अभी कर्नाटक में आप देखो, टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जो ब्रोशर बनता है उस पर बाहुबली की तस्वीर है, वर्षों से है। मतलब जो है वो आइकॉन है कर्नाटका टूरिज्म का। अभी बहुत सारे राज्यों के अंदर स्थितियां, कर्नाटक से भी ज्यादा जैन समाज अगर कहीं फ्लरिश हुआ तो वो तमिलनाडु में हुआ है। आपकी सूचना के लिए बता दूं, अपनी यहाँ जितने भी तीर्थ क्षेत्र होते हैं वो पहाड़ों पर ज्यादा है। अभी तो नए बनने लगे, प्लेन में बनने लगे, पुराने जितने भी प्राचीन है वो सब पहाड़ों पर है। आपकी सूचना के लिए करीबन 150 से भी ज्यादा ऐसी साइट्स हैं जो जैन साइट्स हैं, पहाड़ों पर मंदिर हैं। उनकी आज जो अवदशा है वो देखकर रोना आता है, क्योंकि कुछ साइट्स तो जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले ली है, कुछ स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ताबे में है। लेकिन अभी भी 50 से ज्यादा ऐसी साइट्स हैं, 50 से 100 के बीच में, जहां पर जैन समाज का एक भी घर नहीं है नीचे गांव के अंदर। और वहां लोग, क्योंकि पहाड़ है तो उन मंदिरों में, क्योंकि वहां शेल्टर मिलता है तो लोग वहां जाके दारू पीते हैं और वहां पार्टियां करते हैं। ये स्थिति जैन समाज के धार्मिक स्थलों की है। इनका हम किस तरीके से निराकरण ला सकते हैं, किस तरीके से डिमांड रख सकते हैं, जब तक अधिकार समझ में नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत अधिकार है अरुण जी, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। निरंजन जी, कुछ छोटे क्वेश्चन लेता हूं वापस। अभी क्या ये बेनिफिट्स लेने के लिए मंदिर या ट्रस्ट को कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, या उन्होंने जो अपने ट्रस्ट में रखा है वो इनफ है उनके लिए? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। ट्रस्ट होना सफिशिएंट नहीं, पहले तो ट्रस्ट या सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी। देखिए, अनरजिस्टर्ड किसी भी इंस्टीट्यूट को एंटरटेन नहीं किया जाता। मतलब हमारे जितने भी, हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी, एक ड्राइव चलाना पड़ेगा कि जितने भी मंदिर और स्थानक या और कोई मतलब जो है रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं वो दे मस्ट बी रजिस्टर्ड। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वो जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन होना काफी नहीं है। अंदर हमें कुछ जो है उन ट्रस्ट को या सोसाइटीज को अल्पसंख्यक जैन समुदाय से संबद्ध करना पड़ेगा। एक ये कानूनी प्रक्रिया है, कुछ अमेंडमेंट्स या मतलब कुछ धाराएं जोड़नी पड़ेंगी, कुछ उद्देश्य में जोड़नी पड़ेंगी, कुछ नियमों में जोड़नी पड़ेंगी, वो कंप्लीट करना जरूरी है। आपकी सूचना के लिए धार्मिक संस्थानों को सरकार किसी तरीके का सर्टिफिकेट माइनॉरिटी स्टेटस का नहीं देती है, वो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिलता है, धार्मिक संस्थानों को नहीं मिलता है। लेकिन कल को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, और जैसे अभी किसी भी संस्था को ये लिख के देना है कि ये जैन है और हमारा सदस्य है, तो वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगा वही लिख के दे सकता है, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट का वो अप्रूव नहीं होता है। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है। और कल को कोई भी हमारा जो है एनक्रोचमेंट हो रहा हो या किसी तरीके से हमारे क्षेत्र पर कोई मुसीबत आ रही हो, देखिए हम लोग जनसंख्या में कम होते जा रहे हैं, ये एक अलग बात है। मैं इसे फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट नहीं कहूंगा, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को दुख होगा। लेकिन एक तरफ हम जो है बहुत सारे संस्थान, धार्मिक संस्थान, मंदिर, स्थानक खड़े कर रहे हैं। अगर आवश्यकता है तो करने चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से भी खड़े हो रहे हैं, ये बात भी सब जानते हैं। उसके पीछे क्या हमारा लॉजिक क्या है, रिलीजियस लॉजिक, वो भी समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी जनसंख्या धीमे धीमे कम हो रही है, और दूसरा हमारी युवा पीढ़ी उस धार्मिक भावनाओं से उतनी ओतप्रोत नहीं है जितनी कि हम लोग हुआ करते थे या हैं। तो यहाँ पर जो है फ्यूचर में ऐसी प्रॉपर्टीज को संभालने वाला कौन होगा जब हमारी जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। हमारा जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो सबसे कम है
जहां हम शिक्षा में सबसे उच्च हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ में हम सबसे जो है पीछे हैं, तो ये एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने होगा। तो अगर हम कानूनी तौर पर भी अगर हमारे संस्थानों को सुरक्षित करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम हो जाए। इसी कड़ी में मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने अभी बात की थी एजुकेशन के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर कोई स्कूल है या अगर वो माइनॉरिटीज में रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है तो उसे हमारे बच्चों को यानी कि माइनॉरिटीज यानी जैन कम्युनिटी बच्चों को एडमिशन कितना परसेंटेज देना होता है? क्या उसके लिए उसकी कोई फीस कम कर सकता है? ऐसे कोई प्रावधान भी है इसके अंदर? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। पहले तो जो रजिस्ट्रेशन की बात की है उसको तो थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा कि शिक्षण संस्थान को माइनॉरिटी स्टेटस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नहीं। रजिस्ट्रेशन तो ट्रस्ट का है ही, क्योंकि कोई भी स्कूल खुलता है या कॉलेज खुलता है या शिक्षण संस्थान खुलता है तो वो जब तक जो है ट्रस्ट या सोसाइटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको परमिशन नहीं मिलती है। तो वो रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन जो है माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब वो माइनॉरिटी का उनको दर्जा मिलता है। उसके बाद जो भी लाभ हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाभ हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लाभ हैं, या एडमिशन से रिलेटेड लाभ हैं, या धार्मिक शिक्षा देने से संबंधित लाभ है, वो सब जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस लेने के बाद मिलते हैं। अभी आपका जो मूल प्रश्न है वो ये है कि एडमिशन से रिलेटेड क्या प्रावधान है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, स्कूल एजुकेशन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्कूल एजुकेशन में यदि आप चाहें तो अपने समाज के 100% विद्यार्थियों को भी एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन जो ऐसे संस्थान हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, टेक्निकल प्रोफेशनल, तो वहां पर भी 50% अपने समाज के, मतलब जिस अल्पसंख्यक समुदाय से वो शिक्षण संस्थान संबद्ध है, कहने का अर्थ है वो जैन समाज का है, मुस्लिम समाज का, ईसाई का है, तो वो अपने समाज के बच्चों को 50% को तक वो एडमिशन दे सकते हैं। अभी MBBS के अंदर एडमिशन लेना है, आपको पता है कितना मुश्किल है, लेकिन अगर जैन मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी स्टेटस है तो वो 50% जैन समाज के बच्चों की एप्लीकेशन इनवाइट कर सकता है, उनकी मेरिट लिस्ट बनाकर उसके आधार पर एडमिशन दे सकता है। वो एक अलग बात है कि नीट की परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी। अब वो नीट के अंदर कहीं भी रैंकिंग में कितना भी नीचे हो, लेकिन वो जैन समाज का है तो इसलिए उसको एडमिशन मिल सकता है उस कॉलेज में जो जैन मेडिकल कॉलेज है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, तो वो एडवांटेज जो है मिलता है। अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है तो उसके अंदर, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सीटें खाली रहती है, एक जमाना था मारामारी थी, तो उस समय जो है आज नहीं है, आज मेडिकल कॉलेज के अंदर लाभ है। तो ये इस तरीके का, वो तो खैर समय बदलता है तो सारी परिस्थितियां भी बदलती है, आज इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है, कल मारामारी हो सकती है, तो उसका लाभ जो है जैन समाज को अगर माइनॉरिटी स्टेटस है तो मिलता है उसका। निरंजन जी, अगर किसी स्कूल को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है तो क्या उनमें भी जैनों के लिए कोई स्पेशल कोटा ऐसा कुछ होता है? नहीं, अगर माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है तो किसी तरीके का कोई जो है लाभ नहीं मिलेगा। फिर वो अपने अपने अकॉर्डिंग एडमिशन या कुछ भी फीस दे सकते हैं? हाँ, फिर तो जो सरकारी नियम है उसके हिसाब से करेंगे वो। फिर वो RTE के अंदर जो जिन विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है वो भी पढ़ाना पड़ेगा। जो माइनॉरिटी स्टेटस वाले स्कूल्स हैं उनके अंदर RTE एप्लीकेबल नहीं है, राइट टू एजुकेशन एप्लीकेबल नहीं है। हम सरकार को डिनाई कर सकते हैं कि हम इन बच्चों को नहीं लेंगे। मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो अलग से एक विषय है, उसको डिटेल में चर्चा की जा सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं उनके लिए अलग से प्रोग्राम किया जा सकता है। हाँ, हमारे पास पूरा उसका तैयार प्रोग्राम है, और उसको समझना जैन समाज के लिए, जिन्होंने नहीं लिया है माइनॉरिटी स्टेटस या जिन्होंने लिया है, उनको भी ये बहुत अनुमान नहीं है कि क्या क्या लाभ हम ले सकते हैं, तो उनके लिए भी अलग से कार्यक्रम किया जा सकता है। मैं आपको शिवांशी मालानी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने बहुत कम समय में हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए पूरा शिवांशी मालानी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं पिंकी जी बालर को। उन्होंने इस कम टाइम में हमारी काफी मदद की इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। राजू जी लुक्कड़ का और विशेष निरंजन का एक बार मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार, खास करके बंसाली जी, अरुण जी का और धर्मेश जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। एक्चुअली वैसे तो मैं 8 बजे ही जुड़ जाता और 8 बजे ही कार्यक्रम करते, लेकिन आज मैं जम्मू कश्मीर के लिए 6 बजे से 8 बजे तक मेरा कार्यक्रम था, और मेरे एक परिवार का जो है छोटा वेबिनार
हम महीने में एक बार इकट्ठे होते हैं, तो वो भी था 8:30 बजे से। तो मैं सिर्फ 5 मिनट में सबसे हाय हेलो करके और मैं वहां से माफी मांग के निकला, इसलिए थोड़ा आपका प्रोग्राम लेट हुआ। और देखिए, माइनॉरिटी के लिए कभी भी हमारा जो है हमेशा 24 आवर्स हम रेडी हैं, किसी भी समय आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। और मैं अंत में यही मैसेज दूंगा कि ये विषय जो है आत्मसात करने का है, इसको हम अच्छी तरीके से समझें और समाज के लिए किस तरीके से हम इसको यूज करें, तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन हम ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति है और ये ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं विशेष रूप से इस पर चर्चा नहीं हुई, मैं कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक विषय एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जैन समाज के लिए, जिसमें चारों पंथों के लोग एक साथ आ सकते हैं। ये जो है, इस पर कहीं हम ध्यान दें। मैं सभी का फिर से धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। थैंक यू वेरी मच। निरंजन जी, मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि शिवांशी मालानी इसके लिए एकदम तत्पर कार्यरत है और हम बहुत ही जल्दी अलग अलग वेबिनार के जरिए आपकी सेवाएं लेते रहेंगे और अल्पसंख्यकों के लिए और भी छोटे प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप सब जुड़े हमारे साथ, उन सबके लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद।